स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी का है दिन और इस दिन आप भरपूर वॉलेटिलिटी बाजार में देखते हैं। कोई सरप्राइज नहीं है, हमारे बाजार भी वैसे एक्शन आपको दिखा रहे हैं। 2-3 बार संभलने की कोशिश की है बाजार ने, बट फिलहाल कोई आसार नहीं है संभलने की। इनफैक्ट गिरावट थोड़ी और बढ़ती हुई दिख रही है। एग्जैक्टली 17,000 के लेवल पर आप निफ्टी पर हैं। अभी 17,000 के नीचे आया है। फ्यूचर्स में ऑलरेडी आप करीब 40 पॉइंट के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 500 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। तो क्या करना है आने वाले 1.5 घंटे में? किधर होगी वीकली एक्सपायरी, कौन से डेटा, कौन से लेवल्स पर रखनी है आपको नजर, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सब बताएंगे आपको आने वाले 1.5 घंटे में। सबसे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है ये देख लेते हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन है। 17,000 के एग्जैक्ट लेवल पर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके नीचे भी हमने देखा है 2-3 बार बाजार बंद हुए, तो ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है इस समय। बट हाँ, गिरावट का मूड माहौल जारी है फिलहाल के लिए। देखते हैं 17,000 कितनी देर तक निफ्टी होल्ड कर पाता है। बैंक्स की तरफ से कोई सहारा नहीं आ रहा है। 450 से 500, इनफैक्ट 500 अंकों की गिरावट इस समय आपको बैंक निफ्टी दिखा रहा है। 38,600 के लेवल पर यहां पर ट्रेड करते हुए दिखेगा। विप्रो 7% टूटा है। मई के बाद इंट्राडे में सबसे बड़ी गिरावट आपने विप्रो में आती हुई दिखी है। नतीजे थोड़े अनुमान से कमजोर, बट गाइडेंस से बाजार खुश नहीं है। वहीं HCL टेक यहां पर आपको अच्छी तेजी बन रही है क्योंकि नतीजे भी अच्छे थे, गाइडेंस अच्छी थी, बट इसके अलावा बाकी सारे आईटी शेयर्स में आपको कमजोरी दिखेगी। तो आईटी एक मेन वीक पॉइंट है बाजार का। बाकी सारे इंडेक्स भी आपको गिरावट दिखा रहे हैं। तो बैंक्स के साथ साथ फाइनेंशियल्स, इंफ्रा, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी में आपको गिरावट दिख रही है। और गिरावट की एक वजह ग्लोबल मार्केट्स भी है। हालांकि डाउ फ्यूचर 60 अंक आपको ऊपर दिखेंगे, बट आज आने वाला है उनकी महंगाई दरों का आंकड़ा और अभी भी 8% के ऊपर का ही अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहां से भी चिंता है। चिंता बढ़ रही है यूके के बाजारों से भी, जहां पर खबरें आ रही हैं कि पेंशन फंड्स एक बार फिर से अपनी पोजीशंस हल्की कर रहे हैं। जो दो हफ्ते पहले क्राइसिस बनी थी यूके में, वापस वैसी क्राइसिस होती हुई दिख रही है क्योंकि कल बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी टेम्पररी बॉन्ड बाइंग खत्म करेगा। तो कमजोर ग्लोबल संकेत है, कमजोर हमारे बाजार हैं और इस बीच आपको अपनी पोजीशन संभालनी है। थोड़ी देर में अनिल जी आपको डेटा और अपनी स्ट्रैटेजी भी बताने के लिए तैयार हो रहे हैं। आइए उससे पहले इस समय की जो खबरें क्या हैं ये जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं ये जान लेते हैं और फिर हमारे सारे मेहमानों से भी जुड़ते हैं। कुशल, अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स इस समय? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से निफ्टी की आज इन्फोसिस अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी पोस्ट मार्केट। उसके साथ साथ बाईबैक की भी अनाउंसमेंट होने वाली है। इनफैक्ट एफ&ओ स्पेस से माइंडट्री, यहाँ पर इसके नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है। जहाँ तक स्पार्क की बात है, इसमें 4 बजे कॉन कॉल होने वाली है जिसके तहत अपने क्लिनिकल प्रोग्राम्स और R&D पाइपलाइन पर अपडेट देती हुई दिखेगी कंपनी। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स पर ही नजर रखिए। प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए यहाँ पर जो है क्या कितने प्रेफरेंस शेयर ये जारी करते हैं उसको लेकर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। शाम 6 बजे यूएस का सितंबर महीने का CPI यानी कि महंगाई आंकड़ा आता हुआ दिखेगा आपके सामने। तो यहाँ पर हमारी बड़ी नजर बनी रहेगी। और कल के सत्र में भी 3-4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। सबसे पहले तो निफ्टी से बजाज ऑटो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही एफ&ओ स्पेस से 3 कंपनियां श्री सीमेंट, फेडरल बैंक और ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स पर नजर रखनी है। भारत के लिहाज से सितंबर महीने का भी WPI आंकड़ा आएगा और RBI MPC के मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जारी होते हुए नजर आएंगे। सितंबर महीने का चीन का CPI आंकड़ा और यूएस के सितंबर रिटेल सेल्स, ये भी आपके सामने नंबर्स आएंगे। और अंत में 15 अक्टूबर शनिवार निफ्टी से HDFC बैंक और एफ&ओ स्पेस से ICICI प्रूडेंशियल, L&T इन्फोटेक अपने नंबर्स डिक्लेयर की। कैश सेगमेंट में एक इंपॉर्टेंट काउंटर है एवेन्यू सुपरमार्ट्स का, डी-मार्ट, यहाँ पर भी आपके नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। इसका रिएक्शन सोमवार को आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सरकार विंडफॉल गेन टैक्स का रिव्यू करती हुई नजर आएगी। हर 15 दिन में एक्सरसाइज होती है। और यूएस के लिहाज से जो FOMC के मेंबर है जेम्स बुलार्ड साहब, उनकी तरफ से वो एक स्पीच होने वाली है। तो देखना होगा कि वहां से क्या इंडिकेशंस लेता है बाजार और कितना डैमेज करेंगे नजर रखनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, फ्रेड की कमेंट्री आने वाली। ऑलरेडी कल के मिनट्स के बाद बाजार का मूड माहौल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। अब इसमें और कितना बिगाड़ सकते हैं या फिर सुधार सकते हैं पता नहीं, बट देखना पड़ेगा। और आज शाम ऑफकोर्स बड़ा डेटा आने वाला है यूएस में, उस पर भी हमारी नजर है आज की कुछ खबरों पर भी। अरमान है हमारे साथ बताने के लिए। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी खबरें आज की? जी, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि CIM का डेटा आता हुआ दिखा है। उसमें अगर आप पैसेंजर व्हीकल का उत्पादन जो है 1.97 लाख से बढ़कर 3.7 लाख यूनिट्स आया है। वहीं अगर सितंबर में आप कुल मोटरसाइकिल की बिक्री की बात करेंगे तो वो 9.5 लाख से बढ़कर 11.1 लाख पर आती हुई दिखी है लगभग। TCS पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक नया करार का ऐलान किया है जिसमें प्रोजेक्ट बोनसाई के तहत ऑटोनोमस सॉल्यूशन जो है वो बनाएगी कंपनी। पेनार इंडस्ट्रीज कंपनी को सितंबर में कंपनी ने अपडेट दिया है कि उनको कुल मिला के लगभग 1170 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें NTPC रेलवे से कंपनी को ऑर्डर मिले हैं।
स्पाइस जेट पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि जो स्पाइस जेट ने ECLGS जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसके तहत आवेदन दिया है, और ये आवेदन पर 4 हफ्ते पर जो है फैसला संभव है। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट एविएशन कंपनीज पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार ने ये अपडेट दिया है कि हवाई किराए पर लगातार उनकी नजर है। उसी के साथ साथ फिलहाल जो प्राइस कैप है उसे लागू करने का उनका कोई विचार नहीं है। टेक महिंद्रा फॉक्सकॉन की अगुवाई वाली MIH कंसोर्शियम के साथ उन्होंने करार किया है, और ये जो करार किया गया है ये EV और ऑटोनोमस ड्राइविंग पर फोकस करने के लिए जो है करार किया गया है। एबी मनी उनके नतीजे आए थे, उनका अगर आप मुनाफा देखेंगे, मुनाफा 6.4 करोड़ से बढ़कर लगभग 10 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। वहीं आय में भी आपको बढ़त दिखेगी, लगभग 58 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ पर आती हुई दिखी है। टाटा टेलीकम्युनिकेशन, जहां पे इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ एक करार किया है, और कारोबार के लिए जो गूगल वर्कस्पेस है उसका जो है ऑफर है। और राइट्स लिमिटेड पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी का जो कंसोर्शियम है उसमें लगभग 500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और उसी के साथ साथ ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो कुल जो कंपनी की उस कंसोर्शियम में हिस्सेदारी होगी वो 51% की होगी। और अंत में एक ब्लॉक डील है जिसमें ICICI बैंक है, जिसमें लगभग 16 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो कुछ बल डील्स रोज की तरह हो रही हैं। आईटी कंपनीज ने करार कई सारे करे, बट स्टॉक्स में आपको एक्शन बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट ब्रेथ बाजार की बेहद खराब है। कुछ ही स्टॉक्स है जो होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी सब में गिरावट ही बनी हुई है। तो क्या आपको करना है इस गिरावट वाले बाजार में? क्या कह रही स्ट्रैटेजी? आइए करते हैं इसी पर फोकस। राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी और हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में बाकी सारे मेहमान भी आपके साथ होंगे तैयार। आज का स्टार तो HCL टेक्नोलॉजीज ही है। आज सुबह सेठी साहब ने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, उसके बाद हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर आया था, और नतीजे भी इनके दमदार ही रहे हैं। बंसल जी, गुड आफ्टरनून। अब क्या करना है HCL टेक में? वीक बाजार में भी होल्ड कर रहा है, इनफैक्ट डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। ये 1000 का लेवल क्रॉस करते हुए दिखता है आपको? दीपांशु, आज के सत्र में देखें तो टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो दीपांशु थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे जिन स्तरों पे चल रहा है। अगर आज के स्तर में हमको 983 जिन लेवल्स पे चल रहा है 983 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग बनती है, तो डेफिनेटली एक ओवरनाइट कैरिंग का फ्रेश खरीदारी का एक प्रबल दावेदार बनेगा। तो 983 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तब एक फ्रेश खरीदारी की राय आएगी, और तब 1008 1012 के टारगेट होंगे। तो लेवल्स पे नजर रखें, सस्टेन करें तो फ्रेश खरीदारी की राय है। तो नजर रखते हैं, अगर इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर फ्रेश खरीदारी की भी राय आएगी। इस पर रखनी है नजर। पर एक आईटी स्टॉक से दूसरे आईटी की तरफ, जहां HCL टेक 3% की गेन के साथ टॉप गेनर है, वहीं विप्रो 7% मई के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट के साथ आपका बाजार का टॉप लूजर है। एक बार हिमांशु जी से विप्रो के चार्ट पर राय ली जाए। हिमांशु जी, और कितना गिर सकता है? 380 का लेवल इस समय विप्रो पर। दीपांशु, देखिए लॉन्ग टर्म एक बहुत ही मेजर सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक फिलहाल काम कर रहा है, जो कि 380 रुपए के आसपास की है। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश यहाँ पर शायद हो सकता है कि ये जो नंबर्स की जो के बाद जो गिरावट है वो शायद नियर टर्म में अरेस्ट होती हुई नजर आए। और उस लिहाज से यहाँ पर फ्रेश रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फ्रेश शॉर्टिंग के लिए भी फेवरेबल नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से खरीदारी तो खैर बिल्कुल अभी नहीं बनती, लेकिन फ्रेश शॉर्ट के लिए भी मुझे लगता है कि ये एक सही जगह नहीं है, क्योंकि 370 380 के पास लॉन्ग टर्म चार्ट्स में थोड़ा सा सपोर्ट है। और मेरा मानना है कि स्टॉक शायद इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में एंटर होता हुआ नजर आए। तो थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में अब जा सकता है। 380 के लेवल पर गिर गया विप्रो। और इतनी भारी गिरावट क्यों आ रही है? कई सालों में इतनी बड़ी इंट्राडे गिरावट आपने कम देखी है विप्रो में होती हुई। इनफैक्ट रिसेंटली स्टॉक थोड़ा स्टेबल भी हो गया था। नई मैनेजमेंट चेंज के बाद बाजार थोड़ा पॉजिटिव भी बना था, इसमें बायबैक भी आया था, बट वापस ये काफी तेजी से फिसलते हुए दिख रहा है और आईटी का अंडर परफॉर्मर बन रहा है। आइए कुशल से जानते हैं कि आज इतना शार्प रिएक्शन नतीजों के बाद विप्रो में क्यों दिख रहा है। कुशल बताइए, इतना क्या खराब दिखा बाजार को नतीजों में जो ऐसी गिरावट आ रही है विप्रो में? देखिए, 4 बड़े पॉइंट्स हैं जो मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पर विप्रो की वजह से विप्रो पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं आज के सत्र में। सबसे पहली पॉइंट है जो Q3 FY23 की इन्होंने आई ग्रोथ गाइडेंस दी है वो काफ़ी कमज़ोर है। जो स्ट्रीट का अनुमान था 1 से 3% तक का, उसके मुकाबले इन्होंने 0.5 to 2%। तो अगर आप समझिए कि लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस अगर आता है तो ऑलमोस्ट लाइकली है कि Q3 जिस तरह का Q2 में प्रदर्शन रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर जो दूसरा बड़ा पॉइंट है वहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि Q2 FY23 यानी जो तिमाही के नतीजे इन्होंने दिए हैं उसमें नेट एडिशन 605 एम्प्लॉयज़ का ही हुआ है। 605 एम्प्लॉयज़ अपने आप में काफ़ी लो फिगर है। इनफैक्ट 9 क्वार्टर लो ये नंबर आता हुआ दिखा है नेट एम्प्लॉय एडिशन का, जबकि इसके पिछले तिमाही में ही अगर आप देखेंगे
तो लगभग 15,446 एम्प्लॉयज़ इन्होंने ऐड किए थे। तो ऐसा एक इंडिकेशन आप मान सकते हैं कि आगे चलकर एटलीस्ट Q3 के लिए इनको डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही है, और ये इससे एविडेंट भी है जो इन्होंने Q3 के लिए गाइडेंस दी है। साथ ही अन्य कंपनियों के मुकाबले जो तीसरा बड़ा पॉइंट है उसमें इनका जो कंसल्टिंग कारोबार है वो ज़्यादा एक्सपोजर है। और जैसे हम देख रहे हैं कि कंसल्टिंग कारोबार ओवरऑल, आपको याद होगा कि इन्होंने कैप्को का एक्विजिशन किया था, काफ़ी बड़ा एक्विजिशन था, तो वो भी एंड टू एंड कंसल्टिंग में डील करती थी। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिहाज से इन्होंने वो एक्विजिशन किया था, बट कहीं ना कहीं जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो इस चीज़ की चिंता को जता रहे हैं कि जो कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आती हुई दिख रही है। तो देखना होगा कि आगे चलकर कंपनी इनऑर्गेनिकली और ऑर्गेनिकली दोनों ही फ्रंट पर किस तरह का प्रदर्शन करती है, क्योंकि कंसल्टिंग कारोबार पर थोड़ा सा धीमापन आगे चलकर आता हुआ दिख रहा है ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री की बात करें। और चौथी बड़ी पॉइंट है जो इनकी कंसोलिडेटेड बेसिस पर मार्जिन्स आई है, तो मार्जिन्स को लेकर भी एक बड़ी चिंता बन रही है, और इसी वजह से शायद ब्रोकरेज हाउसेज ने ईपीएस लेवल पर अपने कट्स भी किए हैं। तो 14% के कंसोलिडेटेड मार्जिन इस बार इनके आते हुए दिखे थे, जबकि स्ट्रीट का अनुमान 15.1% का था। तो ये 4 बड़े कारण हैं जिस वजह से विप्रो में आज हमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। संभलने के आसार हैं या नहीं? अब यही देखना होगा कि इसके बाद वाले क्वार्टर में क्या गाइडेंस देती है, बट लार्जली आज के लिए अगर हम देखें तो प्रेशर तो बना रहेगा। गाइडेंस बाजार को नहीं पसंद, करेक्ट बेसिकली, और ना ही कुछ रीसेंट मूव्स डेवलपमेंट्स जो भी हुए हैं विप्रो के। फिलहाल बाजार इसे थम्स अप देने की तैयारी में नहीं है, और इसलिए आप ऐसी गिरावट भी देख रहे हैं। शुक्रिया कुशल हमारे साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो चलिए, विप्रो को रेडार पर रखिए, एचएल टेक को रेडार पर रखिए। दोनों स्टॉक्स डाइवर्जेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट कुछ और ट्रेडर फेवरेट काउंटर्स भी हैं जो आज आपको वीकनेस दिखा रहे हैं। अदानी पोर्ट्स, कुणाल जी जरा अदानी पोर्ट्स का चार्ट देखें सर, 2.5% नीचे ये भी है। वापस एंट्री के लेवल आ रहे हैं 780 के लेवल्स पर, या अदानी पोर्ट्स भी अब बाजार के मोमेंटम के साथ थोड़ा और गिर सकता है? कैसा व्यू बन रहा है सर इस पे? देखिए, बहुत ही शानदार इसमें एक बेस बनता हुआ दिख रहा है दीपांशु। स्टॉक वॉलेटाइल जरूर है, आज भी नीचे है, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें और इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स प्लॉट करें तो एक मेजर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के करीब अब अडानी पोर्ट्स ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो एक बड़ा करेक्शन स्टॉक में आया, लगभग 980 से घटकर स्टॉक अब 800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो काफी बड़ा सिग्निफिकेंट करेक्शन आ चुका है। अब इन स्तरों पर बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें 765 रुपए के आसपास, थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लें। मुझे लगता है स्टॉक वापस से आपको 950 960 के लेवल्स दिखाए। ओके, 950 960 के लेवल्स आ सकते हैं अदानी पोर्ट्स। थोड़ा नजर रखिए, इस काउंटर पर मूवमेंट दिखा सकता है। एक स्टॉक जो मूवमेंट थोड़ा दिखा रहा है, टाटा मोटर्स। सुबह जी, टाटा मोटर्स को देखिए सर, सुबह अच्छा खुला था, उसके बाद डिप हुआ, अब वापस ये अपने मूव कर रहा है। इनफैक्ट सुबह के लेवल्स वापस रिक्लेम कर रहा है। डेज हाई पर टाटा मोटर्स फिलहाल आपको दिख रहा है। जरा इसमें एक्शन देखें, क्योंकि बाकी ऑटो स्टॉक्स भी आज रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सुमित जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, टाटा मोटर के अंदर मोमेंटम बनेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 400 का लेवल क्रॉस करेगा। स्टॉक ने नीचे में सपोर्ट दिया है, कल का लोज सस्टेन कर रहा है, 390-91 नीचे में सपोर्ट है। ऊपर में 400 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो फिर स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, और 415 रुपए तक का मूव बाउंस बैक में, पुल बैक में टाटा मोटर में देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स पर रखिए नजर, ऑटोज पर रखिए नजर। यहां पर आपको रिलेटिव एक्शन इस समय बन रहा है, बट एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक है, या तो तेजी का या मंदी का, और ज्यादातर स्टॉक्स मंदी में ही है। बट आइए देखते हैं कुछ और काउंटर जो हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी, खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट में, और ये ट्रेड हमें लेना है ऑप्शन के जरिए। यहाँ पर 6200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जिसका करंट लेवल्स लगभग 172, 172, 173 रुपए है। यहाँ पर 165 रुपए तक भी कोई डिप मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो है 140 रुपए का, और जो टारगेट है वो पहला टारगेट रहेगा 220 रुपए का, और दूसरा टारगेट रहेगा 270 रुपए का। अल्ट्राटेक सीमेंट में 6200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है 220 और 270 रुपए के टारगेट के लिए, 145 रुपए 142 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दीपांशु, यहां पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट अल्ट्राटेक के स्पॉट में चार्ट में देखने को मिला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीमेंट स्टॉक्स में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ बनी हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग अपने 6000 के एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास डबल बॉटम बनाता हुआ नजर आया, और मेरा ऐसा मानना है कि यहां से बाजार में जिस तरह की, मेरा ऐसा मानना है कि कल के बाद बाजार में एक तेजी देखने को मिल सकती है और सीमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का जो चार्ट फॉर्मेशन है वो काफी यहां तक पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि इसमें अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है।
ओके, तो अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है आपको अल्ट्राटेक में। चलिए, बाय कॉल्स भी आ रहे हैं इस बाजार में, उतने ही नहीं बट आ रहे हैं। 25 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी पर भी अभी अभी आपने होते देखी है। 100 पॉइंट की रिकवरी आपने बैंक निफ्टी पर होती हुई देखी है, और डाउ फ्यूचर्स भी अब आपको 100 अंक ऊपर दिख रहे हैं। तो थोड़ा बाजार का मूड माहौल स्टेबल होते हुए दिख रहा है। उतना खराब सेंटिमेंट नहीं है जितना 5-10 मिनट पहले आपको दिख रहा था। तो हल्का बाजार स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच कैनफिन होम्स एक काउंटर है जिसमें आपको अच्छी मूव आ रही है। डेज हाई पर कैनफिन होम में 2-2.25% की तेजी कैनफिन होम्स के फ्यूचर्स में दिख रही है। सुमित जी, जरा कैनफिन होम्स पर नजर डालें। बाकी बैंक्स और फाइनेंशियल्स थोड़े सुस्त हैं, बट यहां पर एक्शन बन रहा है सर। दिवांशु, कैनफिन होम में लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। 501 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर कैनफिन होम के अंदर बाउंस बैक अच्छा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 510 का पहला टारगेट बनेगा और 510 के बाद 530 रुपए तक के लेवल अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। तो कैनफिन होम में लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, डिप्स में खरीदारी करें। 485 का स्टॉप लॉस, 510 530 के टारगेट जल्दी कैनफिन होम में ऊपर देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो 520 के टारगेट्स भी आपको कैनफिन होम्स में आते हुए दिख सकते हैं। नजर रखिए इस काउंटर पर, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, क्योंकि बाकी बैंक्स और फाइनेंशियल में तो आपको मूव नहीं दिख रही है, बट ये स्टॉक है जो जरूर आपके रेडार पर रहना चाहिए। रेडार पर रहना चाहिए आपके लिए आज का DII पिक, यानी कि दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया। और आज आपको ये आइडिया दे रहे हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट रजत बोस साहब। अगले दिवाली के लिए CG पावर रेकमेंड कर रहा हूँ। इसका टारगेट अगले साल दिवाली तक 352 रुपया पहुँचेगा। उसके पहले 297 और एक टारगेट होगा। ये काउंटर मैं इसलिए चुना है, CG पावर कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। इवन मार्केट जब नीचे चल रहा था तब भी अच्छी प्रदर्शन दिखाया, और ये मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी बहुत अच्छी प्रदर्शन दिखाएगा। इसी उम्मीद लेके इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए CG पावर, रजत सर की DII पिक। अगली दिवाली तक 350 तक के टारगेट्स इस पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल 250 के आसपास आपको मिल रहा है, तो अच्छी गेंस की पूरी संभावना है। CG पावर, इस काउंटर को रखें अपने रेडार पर। आज हल्का फुल्का डिप भी है और यहाँ पर आपको अच्छा एक्यूमुलेशन जोन भी मिल सकता है। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब से जरा पूछा जाए, जैन साहब कवर करते हैं सर CG पावर पर? नहीं, वेरी फ्रैंकली मैं इसको बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं करता था, बट अब मैनेजमेंट चेंज के बाद सर्टेनली अच्छी हो गई है कंपनी। और पहले जिस तरीके का इसमें इश्यूज था और उसके बाद जो ये टेकन ओवर हुई और एक अच्छे कंपनी के पास गई है, तो उसकी वजह से सर्टेनली मार्केट उसको थम्स अप दे रहा है। बट मुझे अभी भी ये महंगा लगता है स्टॉक, और मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे कम है और चला हुआ बहुत है। तो मैं डिक्लाइंस का वेट करूंगा और फंडामेंटल्स में थोड़े इंप्रूवमेंट का और वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव हो जाए, तब इसको और क्लोजली कहीं ना कहीं रेकमेंड करने की कोशिश करेंगे। बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से बस अवॉइड लिस्ट में है मेरी, और जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते। ले रखा है तो होल्ड करें, ये है राय इस पर। और रजत सर को तो पसंद है ही, इसके अलावा फिर अपने पोजीशन के हिसाब से आप यहाँ पर नजर डाल सकते हैं। बट जो बात चल रही थी शिपयार्ड स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, और कोचिन शिपयार्ड अब थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहा है। 4% की तेजी के साथ कोचिन शिपयार्ड डेज हाई पर आया है इस समय। बंसी जी, कोचिन शिपयार्ड देखें सर, अब 550 का लेवल आ गया। मजगांव डॉक की तो ऑफकोर्स रेगुलरली बात होती है, बट कोचिन शिपयार्ड में क्या चल रहा है सर? देखिए दिवांशु, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के ऊपर है, और आज हम देखें तो पिछले 2 दिन के हाइस के ऊपर निकला है। तो जिनके पास है दीपांशु, बने रहने की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 565 568 के टारगेट के लिए। नई होल्ड की राय है, नई खरीदारी की राय सिर्फ डिप पे करनी है। तो जिनके पास है होल्ड करें, और कोई गिरावट आती है तो बाय करें। गिरावट आती है तो ही बाय करें, बट ये है राय आपके लिए कोचिन शिपयार्ड। FDC, इसका चार्ट जरा एक बार पुल अप करते हैं। एक जबरदस्त स्पाइक आपको FDC के काउंटर में आते हुए दिख रहा है। अभी अभी एक वर्टिकल स्पाइक हुआ है। आई थिंक जैन साहब भी कई बार इसे रेकमेंड भी कर चुके हैं। जैन साहब, कुछ नया डेवलपमेंट दिख रहा है सर FDC के लिए, क्योंकि अभी अभी बड़ा स्पाइक आ रहा है सर काउंटर में? देखिए एग्जैक्टली किस न्यूज पे है वो तो नहीं पता कर सकते हैं, बट ओवरऑल सबसे बढ़िया बात यह कि ये स्टॉक बहुत करेक्ट हो चुका है, और फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा सा अभी रुझान पॉजिटिव है। और ये तो देखिए इलेक्ट्रॉल बनाने वाली कंपनी है, एज ओल्ड कंपनी है, और मैंने स्टॉक को वेरी फ्रैंकली कई बार रेकमेंड किया और ऊपर के लेवल्स भी जाके आया। फिर अभी एक ऐसा लेवल है कि 240-50 एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बना हुआ है, और अब लगता है कि मुझे क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो ये अच्छा खासा कर सकते हैं, क्योंकि पिछला क्वार्टर भी अच्छा ही था। मैं यही बोलूंगा लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में से बेस्ट क्वार्टर था जून वाला। मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा है वो
खरीद के रखे और बाकी इन्होंने तो ऊपर के भाव पे 450 के भाव पे बाईबैक भी कंपनी ने पास में किया हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि जिन्होंने हमारे रिकमेंडेशन पे लिया, मैंने या हमारे पैनल में काफी लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बॉटमिंग आउट दिख रहा है मुझे और डाउनसाइड मुझे बहुत ज्यादा लगती नहीं है। तो आराम से 350 के टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और डिक्लाइंस पे लेना चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए एफडीसी जिस पर आपको एक मूव आ रही है, नजर रखिएगा। इस काउंटर पर बड़ा स्पाइक इस पर आया है। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, बाजार पर तो थोड़ा मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, इंडियन होटल्स में क्या हो गया है? क्योंकि ये सारे स्टॉक्स मूव कर रहे थे। कल डेल्टा कॉप में हमने देखा नतीजों के बाद थोड़ी वीकनेस आई, बैन में भी आ गया था, इसलिए भी थोड़ा दबाव था। आज इंडियन होटल्स में 5% का क्रैक है। जय, बिल्कुल दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू। एंड दीप, देखिए ओवरऑल इंडियन होटल्स में अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड तो रिवर्स हो चुका था, अब एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ इसमें एक सेल देखने मिला है। एंड जो हिसाब से इसके रीसेंट स्विंग लोज ब्रेक हुए करीब 320 के आसपास के, सो आई बिलीव दैट जब तक वो लेवल्स अब ऊपर में नहीं निकलता, इंडियन होटल्स कैन फर्दर स्लाइड टिल द लेवल्स ऑफ 300 रुपए तक की जगह ये स्टॉक में बनी है। नेक्स्ट क्रूशल या तो मैं कहूंगा कि हमें सपोर्ट अब 300 का ही निकल कर आ रहा है वहां पे, एंड उस लेवल्स पर आई थिंक थोड़ा बहुत ये पॉज करेगा, पर एटलीस्ट 300 तक तो फॉल देखने मिलेगा। तो ऊपर 6 रुपए का रिस्क अगर किसी को शॉर्ट करना है तो नीचे लगभग 14 रुपए की अभी भी जगह बाकी है। ओके तो यह आपके लिए इंडियन होटल्स 14-15 रुपए की जगह और भी इस पर बाकी है। आई लेटर की बात करें तो इन्फोसिस, इसके भी आने वाले नतीजे जल्दी से एक बार जान लेते हैं कुशल के साथ, कैसे रहेंगे इसके नतीजे? कुशल बताइए। देखिए, मार्जिन्स के लिहाज से ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाले, 20.1% के मुकाबले 20.3% के मार्जिन्स कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। डॉलर आए अच्छी डील कन्वर्जन्स के हिसाब से यहाँ पर 3.4% की ग्रोथ के साथ लगभग 460 करोड़ डॉलर्स पर आ सकती है। जहाँ तक मुनाफे की बात है, 10.5% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 5,920 करोड़ पर कंपनी का मुनाफे का आंकड़ा रह सकता है। गाइडेंस के लिहाज से 14 से 16% की रेवेन्यू गाइडेंस और 21 से 23% की मार्जिन गाइडेंस जो इन्होंने पहले दी थी, वो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये मेंटेन कर चलेंगे। ओके तो ये है आपके लिए इन्फोसिस, इस पर भी रखिए नजर। आई लेटर के काउंटर्स थोड़ा एक्शन में है क्योंकि इन्फोसिस है एक्शन में, इंडियन होटल्स है, इंडिया सीमेंट है, और ज़्यादातर यहाँ पर जो एक्शन है वो गिरावट वाला ही आपको दिख रहा है, कमजोरी बनी हुई है। थोड़ा बाजार का मूड माहौल ठीक किया जाए, थोड़ी देर में अनिल जी स्ट्रैटेजी तो देंगे, बट शो में भी हमारे साथ अनिल जी जुड़ रहे हैं। क्या हो गया सर, कहीं मतलब अटक गए थे क्या? हो गया आज मैं इतना लेट? एक बहुत बेहतरीन इंटरव्यू करने गया था। अच्छा। और आया तो जबरदस्त बारिश का माहौल है बाहर बना हुआ है। हाँ देखो, ये एग्जैक्टली ये लाइव, ये अभी के? हाँ ये लाइव है एक्चुअली, ये अपने ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं एकदम, मतलब फुल लाइट में और डीपर लाइट देके अंदर, मतलब जो 15 मिनट का डिस्टेंस था उसको पार करने में 1 घंटे से ज़्यादा लगा। तो मैं तो पूरी कैलकुलेशन से आया था, तो उस हिसाब से भी 10 मिनट जल्दी आया हूँ, नहीं तो मैं 2:30 बजे पहुँचता था। मतलब कुछ दिखी नहीं, आप देखे ना, ये एकदम हमारे ऑफिस के बाहर की तस्वीर है। सो मुंबई में अचानक से बहुत जोरदार बारिश आई, बारिश से ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, स्टॉर्म वाली फीलिंग। हाँ मतलब हाँ, वो सब एकदम बादल छा गए। तो बाजार का मूड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? नहीं, बाजार तो अच्छा है, अच्छा है। हाँ ऐसा लग रहा है कि रिकवरी के देगा, तेजी के डाउ फ्यूचर्स मूव कर रहे हैं सर। अब से लेकर 3:30 बजे तक तेजी का व्यू है। तेजी का व्यू है, हाँ। डेटा भी समझेंगे आप? बस अभी तैयार कर रहा हूँ मैं, बस 2 मिनट दे दीजिए, आ गए डेटा मेरे पास में, और मैं तब तक आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं जल्दी से डेटा तैयार कर लेता हूँ। अच्छा मूड लेकर आए आप? हाँ, मुझे तो कम से कम जितना देख पाया हूँ मैं भागते भागते, उतना मुझे अच्छा दिख रहा है। बस एक फिनिशिंग टच दे देता हूँ बस। चलिए, फिनिशिंग टच का इंतजार है सर, बट बाजार यहाँ से रिकवरी के मूड में, ये आपके लिए एक्शन बनते हुए दिख रहा है। चलिए, थोड़ी देर में अनिल जी से लेंगे उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी और जानेंगे कहां पर उनको डायरेक्शन इस समय दिख रही है। आइए, एक दो और काउंटर्स पर राय लेनी थी। जैन साहब, राइट्स इसको ट्रैक करते हैं आप? क्योंकि लगातार यहां पर अच्छा एक्शन है। हमारी भी थीम थी कुछ समय पहले की कि रेलवे स्टॉक्स पर करिए फोकस। राइट्स आपको रेगुलरली मूव दिखा रहे हैं, अच्छे ऑर्डर विन्स भी हो रहे हैं, और राइट्स ही नहीं, आरवीएनएल हो गया, इरकॉन हो गया, आईआरसीटीसी रिसेंटली मूव दिखा रहा था, केईसी है, बाकी रेलवे से जुड़े स्टॉक्स टीटागढ़ टेक्समेको तो अच्छा कर ही रहे हैं। क्या चल रहा है सर राइट्स में? नहीं, बिल्कुल बहुत बेहतरीन कंपनी है। इनफैक्ट रेलवेज का अगर कोई फेवरेट स्टॉक बोले मेरा तो वो राइट्स ही है, और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल भी है। और रेलवेज पे वैसे ही आप लोगों ने भी अपने चैनल पे कवर किया ही है कि किस तरीके से रेलवेज के ऊपर सरकार का भी फोकस है, और जिस तरीके के बजट्स में भी डोल आउट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में रेलवेज के स्टॉक्स पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। मुझे बस जो थोड़ा सा डर लगता है वो आईआरसीटीसी से लगता है हालांकि, बट बाकी मुझे राइट्स है, इरकॉन है, आरवीएनएल है, ये सब बहुत सस्ते लगते हैं। इवन आरवीएनएल तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सस्ता लगता है, और इरकॉन भी एक अच्छा खासा बॉटमिंग आउट होकर निकल रहा है।
और ये देखिए इस स्टॉक की खास बात ये है कि देखिए जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, ये अगर मैं बार बार कहता हूं कि ये अगर प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी के अगर फंडामेंटल्स होते राइट्स वाले, तो ये अच्छे खासे वैल्यूएशन पे चलते हैं। ये सिर्फ 14 के पी मल्टीपल पे है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल ये सब 30% के लगभग है। तो फैंटास्टिक स्टॉक है और गजब की ग्रोथ दी है। और मुझे लगता है बस एक चीज है कि बहुत बड़ा मूव बहुत जल्दी आ चुका है और मार्केट्स अनुकूल नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रुके। बाकी बजट्स आजकल रेलवे बजट नहीं होता तो बजट के आसपास रेलवे स्टॉक्स भी चलते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आने का इंतजार कीजिए। 10-15% अगर करेक्ट होए तो एंट्री लेने की कोशिश करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी मुझे ये स्टॉक इन लेवल्स में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, एंड रिजल्ट्स और ये सब बेहतरीन आए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स के। सो ऑन एवरी पैरामीटर्स मुझे बहुत अच्छा होल्ड लगता है एंड बाय ऑन डिक्लाइंस का स्टॉक लगता है। बायोन डिप्स का स्टॉक है और बढ़िया मोमेंटम में भी रहा है। राइट्स इस पर रखें अपनी नज़र, यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है। मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड तो दोनों आज आपको फिर से अच्छी मूव दिखाई रहे हैं। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया मोमेंटम पिकअप करते हुए दिख रहे हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक और काउंटर जहाँ पर आपको मूव दिख रही है। और सुमित जी मुझे याद है सुबह इस पर आपने बात भी करी थी, मूव भी आया था, उसके बाद थोड़ा डिप हुआ, फिर से स्टॉक मूव कर रहा है। जरा राय दें सर, अब त्रिवेणी इंजीनियरिंग क्या करना है? इनके अंदर रिसेंट के हाई ब्रेक हुए हैं, 200 डीएमए के लेवल ब्रेक हुए हैं, 295-300 रुपए तक के लेवल त्रिवेणी इंजीनियरिंग में ऊपर की तरफ 1-2 दिनों के अंदर ही देखने को मिलने चाहिए। तो स्टॉक के अंदर पोजीशन होल्ड करें, मोमेंटम स्ट्रांग है, स्ट्रांग कैंडल बनी हुई है और डेज हाई पे ही ट्रेड कर रही है, तो यहां से ऊपर का मूव ही देखने को मिलना चाहिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी अच्छे मूव दिखने चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो हो रहा है, बट बाजार पर क्या नजरिया है? एक बेहतरीन कॉल आ रही है अनिल जी की तरफ से आपके लिए। बिगुल कल के 2000 बैंक निफ्टी के यहाँ खरीदारी की राय है और ये खरीदारी करनी है आपको हीरो या जीरो कॉल में। इनफैक्ट बहुत तेजी से भाग रहा है, इसलिए मैं भागते भागते आया हूँ। 38,700 का कॉल ऑप्शन 60 रुपए के आसपास जो लास्ट मैंने देखा था, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हुआ। 38,700 का कॉल आज ही की एक्सपायरी का 60 रुपए वाला, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। 100, 125 और 150 ये 3 टारगेट है। 100, 125, 150, 60 रुपए के आसपास खरीदना है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस। हो सकता है पिछले कुछ मिनटों में तेजी से भागा है बैंक निफ्टी, इसलिए मेरी स्पीड के साथ ही भाग रहा था, जिस तरह से मैं भाग के आ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो इंटरव्यू खत्म करके देखा तो मैंने बैंक निफ्टी देखा, मुझे लगा 38,550 के आसपास था। मैंने कहा तुरंत भागता हूँ पहुंचता हूँ, क्योंकि मुझे लग गया कि 500 के आसपास यहाँ आना था, खरीदारी का लेवल बन गया। अगर आप कैश लेवल फॉलो कर रहे हैं तो 38,800, 38,875 और 38,950 ये 3 टारगेट रखिए ऊपर की तरफ। 38,800, 38,875 और 38,950 स्पॉट लेवल है। स्टॉप लॉस आपका अब जो बनेगा वो 38,500 का बनेगा। 38,500 के स्टॉप लॉस के साथ आपका ये स्पॉट लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो बैंक निफ्टी में। लेकिन मुझे लगता है कि बेटर है हीरो या जीरो ट्रेड। और लास्ट में क्लोजिंग का स्ट्रेटेजी, क्योंकि आज के इन्फ्लेशन के अमेरिका के आंकड़े को देखते हुए वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आज जो मैंने दिया है या हीरो या जीरो ट्रेड दिया है 100, 125 और 150, 38,700 का ये कॉल ऑप्शन का। मेरे ख्याल से 100 के आसपास तो पहुंचता हुआ नजर आ रहा होगा, थोड़ी देर में पहुंच ही जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से 38,765 हो गया तो 100 के आसपास पहुंच भी गया होगा। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। ओके, तो बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने की राय आ रही है अनिल जी की। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बाजार का, क्योंकि अनिल जी शो की जब मैंने शुरुआत करी थी तब 550 पॉइंट नीचे दिख रहा था बैंक निफ्टी, वहां से अब 200 पॉइंट की रिकवरी आई गई है। तो और आपके आने के बाद ही करीब 75-80 पॉइंट की रिकवरी आई। तो बैंक निफ्टी अब लीड कर सकता है बाजार का रिवाइवल, ये डेफिनेटली मूड में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। निफ्टी भी अब करीब 50 पॉइंट रिकवर हो गया जहां से हमने शो की शुरुआत करी थी। आरबीएल बैंक ये थोड़ा थोड़ा एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, बाकी बैंक्स भी कोशिश कर रहे हैं, बट आरबीएल बैंक में एक वर्टिकल स्पाइक आपको चार्ट पर दिख रहा है। जरा इस काउंटर पर रखिए नजर, अभी एक मूव आया है वापस डेज के लेवल्स पर आरबीएल बैंक आ रहा है। जय जरा देखें आरबीएल बैंक के चार्ट को, 124, 125 का लेवल। बिल्कुल दीपांशु इनफैक्ट ये हमने कल रिकमेंड भी किया था मैंने एज अ जैकपॉट कॉल, एंड इसका फ्यूचर्स मैंने रिकमेंड किया था। मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें 129, 2950 से लेकर 132, 34 तक की जगह ऊपर की तरफ
बन रही है आरबीएल बैंक में, जो हिसाब से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दी पाया था कल के ट्रेडिंग सेशन में, आज रीटेस्ट हुआ वो पैटर्न। अपने आर्ली मोमेंटम इंडिकेटर्स को अच्छा होल्ड किया हुआ है इसने, पॉजिटिव एक डाइवर्जेंस के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहां से भी अगर किसी फ्रेश लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। 122 रुपए का अब स्टॉप लॉस लगाइए, एंड ऊपर में जैसे मैंने कहा कि 129 132 ये रेंज में आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। है आपके लिए आरबीएल जिस पर रखनी है नजर। थोड़ा एक्शन इक्विटीज के अलावा कमोडिटीज में भी होते हुए दिख रहा है, क्योंकि सोना आज सुबह से हम देख रहे थे एकदम सुस्त पड़ा हुआ था, अभी अभी वहां पर एक बड़ी मूव आई है और वापस 50,000 के ऊपर सोना जा रहा है। पिछले कुछ मिनटों में ही आपने बड़ी मूव सोने पर आती हुई दिखी और वो 51,000, माफ कीजिएगा 50,000 नहीं 51,000 के ऊपर आपको सोना जाते हुए दिख रहा है। तो इस पर रखिएगा नजर, थोड़ा मूव वहां पर आ रहा है और मूव थोड़े रुपए पर भी रखिए, क्योंकि रुपया अब थोड़ी देर पहले वीक हुआ है, 7-8 पैसे ही नीचे आया है, बट 2-3 दिनों की स्टेबिलिटी के बाद रुपए में भी थोड़ा एक्शन इस समय बढ़ रहा है। तो डॉलर ऊपर जा रहा है, कमोडिटीज में आपको मूव आती हुई दिख रही है, एंड ऑफ कोर्स हमारे बाजार तो आपको मूवमेंट दिखाई रहे हैं। तो काफी सारा एक्शन हो रहा है। थोड़ी देर में लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी। सीटी साहब भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। उससे पहले आज एक बड़ी खबर जिस पर हमारी खबर पर भी मुहर लगी है, वो है कोल गैसिफिकेशन लेकर। कोल इंडिया और बाकी पीएसयू कंपनी से एक बड़ा करार भी क्या है, इस पर समझते हैं कि एग्जैक्टली कोल गैसिफिकेशन होता क्या है। आशीष हमारे साथ है तैयार। आशीष बताइए क्या होता है ये कोल गैसिफिकेशन? दीपांशु, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं जो खबर आई है काफी बड़ी है, क्योंकि 35,000 करोड़ जो है पीएसयूज मिलकर निवेश करने वाले हैं, और इसी के चलते मैं समझना चाहता था कि गैसिफिकेशन की प्रोसेस क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको प्रोसेस को समझ लेते हैं। दरअसल इसमें ऐसा होता है कि जो कोल है आप इसको गैस में बदल लेते हो। अगर इसको आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में इसको बदल दिया जाता है, और इससे जो गैस निकलती है उसे सिंथेटिक गैस यानी शॉर्ट फॉर्म जो है सिन गैस कहा जाता है। इसका इस्तेमाल अगर आप देखें तो जैसे कि हम बाकी की गैस के लिए करते हैं, तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए किया जा सकता है, पावर जनरेशन के लिए कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल्स के लिए, डीजल बनाने के लिए या फिर जेट फ्यूल के लिए भी इसका इस्तेमाल आपको किया जा सकता है। और साथ में अगर आप देखें तो इस प्रोसेस के द्वारा जो हाइड्रोजन अलग होता है, तो आप हाइड्रोजन को भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए बड़ा फायदेमंद कोल इंडिया के लिए इसके लिए है, और गैसिफिकेशन से फायदा जो है भारत को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आप माइनिंग के लिए सरफेस को बिल्कुल भी अर्थ के सरफेस को छेड़ते नहीं हो। वहां पर अगर आप देखें तो आपको इसकी माइनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ना कोयला आपको जमीन के नीचे से निकालना ही नहीं है, तो आपका जो लेबर कॉस्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है, कर्मचारी खर्च नहीं होता। और कोल इंडिया के लिए बहुत बड़ी हेडेक है, क्योंकि अगर आप देखें तो इनके टोटल एक्सपेंसेस में से 35 से 40% सिर्फ इनके कर्मचारियों का खर्च होता है। तो आप देखिए आपको कोयला निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, जो अर्थ के लेयर में बना हुआ है वहीं से, अगर आप जो चार्ट भी आपके सामने आ रहा है इसका डायग्राम, तो वहां से भी आप देखकर समझ सकते हैं कि इसको अर्थ के क्रस्ट से ही आप इसको गैस में तब्दील कर सकते हैं। और जो गैस का इंपोर्ट लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है, इसके लिए भी काफी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और अच्छी बात यह भी है कि अगर आप देखें तो इसमें जो लो ग्रेड वाला कोल होता है या फिर लिग्नाइट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो नॉर्मल कोल बर्निंग से 30% ज्यादा होती है। तो कोल इंडिया के लिए गेम चेंजर है, और हो सकता है कि इसकी री रेटिंग हो जाए। आप ये कह रहे हो कि भविष्य में कोल इंडिया कोयला निकालेगी नहीं? हाँ, जरूरत ही नहीं है। कोयले की सीधी गैस बना देगी, सीधी गैस बना के बेचेगी। हाँ, और ये गैस बनाने की बेचने की प्रोसेस में 30% तो इनकी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हाँ, और एम्प्लॉय कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। इसमें तो जरूरत ही नहीं है ना आपको एम्प्लॉयज की, ना के बराबर है। अगर धरती से कोयला निकालना है, हाँ, तो आपको पूरी माइनिंग करनी पड़ेगी, खदानें और लगा सब कुछ करना पड़ेगा। इसमें जरूरत ही नहीं है। आपको 2 होल बनाने हैं अंदर के, हाँ 2 होल में, हाँ, अर्थ के क्रस्ट में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे कोल है, हाँ, आपको 2 होल बनाने हैं। हाँ, एक तरफ से आप उसमें जो है कंबशन करेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे, पानी डालेंगे, ऑक्सीजन और पानी दोनों डालेंगे। हाँ, हाँ, और दूसरी तरफ से उसमें गैस निकल आएगी। ऑक्सीजन में भी तो, पानी में भी तो ऑक्सीजन है, और फिर भी अलग से लगेगा, क्योंकि आपको बहुत हाई टेम्परेचर पे उसे बर्न करना है। अच्छा, तो पानी और ऑक्सीजन एक साथ डालना है एक होल में से, और दूसरे में से गैस बन के बाहर आएगी, दूसरे में से गैस बन के बाहर आएगी। अच्छा, तो ये इसका आविष्कार अभी भी हुआ है? नहीं सर, ये बहुत सालों से। फिर इतने साल तक क्यों नहीं? इसमें थोड़ा सा ना विरोधाभास है कि कार्बन एमिशन को लेकर। अच्छा, अभी मैं भी इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें कार्बन एमिशन कम होता है कि डायरेक्ट आप कोयला जलाओ तो हुआ हो ना। कोल इंडिया की माइंस वाइंस पकड़ के आओ। अच्छा, नहीं तो उसका एक और दूसरा तरीका है मेरे पास, शॉर्टकट। वो काला पत्थर देख लो मूवी, अमिताभ बच्चन वाली, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, वो जल्दी हो जाएगा काम, वहाँ वाला अरेंज होना। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसमें खाली कार्बन एमिशन को लेकर चिंता है।
बाकी एफिशिएंसी के हिसाब से 30%। जेट फ्यूल भी हो सकता है सर इसका इस्तेमाल, फर्टिलाइजर बनाने में करो, स्टील प्लांट बनाओ, कुछ भी करो आप इससे। इसकी जो गैस है, क्या बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा इसमें? इसमें तो सर 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा। और वो जो कोयला के लिए ऊपर एक ओवरहैंग बना रहता है कि आगे इसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी होगी, कितना इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोल इंडिया के लिए काफ़ी बढ़िया है। अच्छा। हाँ। ओहो, क्या बात है। अच्छा, ओके। जरा एक बार किस किस को समझ में आया, जिसको समझ में आया वो हाथ खड़ा करे, और इस पर फिर विशेष टिप्पणी किसी की है, मतलब तो ये टेक्नोलॉजी। जैन साहब समझ गए, कुणाल जी समझ। जी जैन साहब, क्या मुझे इंटरेस्टिंग दिख रही है स्टोरी आपको? बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे जो आपने सवाल पूछा ना अनिल जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला भी क्वेश्चन मेरा भी यही था, अब तक क्यों नहीं हुआ था इतने सालों से जब गैस की प्राइसेस है। सो दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। इसका जवाब हमें चाहिएगा और देखेंगे कैसे मिलता। बट बाकी ये सिन गैस, इसको टाउन गैस भी बोलते हैं। मैं भी अभी पूरा प्रोसेस को पढ़ रहा था, फिर विकिपीडिया भी देख रहा था। सो और इतना एमिशन भी नहीं है जितना मतलब ये सोच रहे हैं कि पॉल्यूट करेगा, वैसा भी लगता नहीं है, जो मैं पढ़ के समझ में आया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि गैस की प्राइसेस जिस तरीके से वॉलेटाइल और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो आई थिंक इट्स अ गेम चेंजर फॉर कोल इंडिया। एंड देखिए भावों में दिख भी रहा है, अपने आईपीओ के आसपास की जो लिस्टिंग वाली प्राइस है, हालांकि डिविडेंड तो बहुत सारे डोल आउट किए ही हैं। सो आई थिंक इट्स अ बिग थम्स अप टू कोल इंडिया। बाकी जो आपका सवाल था, मेरा भी वही सवाल है, अभी तक क्यों नहीं हुआ था, लेट्स सी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इस पर अनिल जी मैं ये कहना चाहता हूँ। अनिल जी एक बिल गेट्स के सबसे फेवरेट ऑथर है अनिल जी, वैक्लव स्मिल। उनकी अनिल जी किताब मैंने हाल में पढ़ी थी, तो उन्होंने वो एनर्जी पर अनिल जी सबसे बड़े दुनिया के एक्सपर्ट हैं। तो मैं चाहूँगा आशीष भी उनकी किताब पढ़े। तो अनिल जी उनका ये मानना है कि इसमें बहुत मैसिव आप देखिए एमिशंस होते हैं, यानी कि अगर आप कोयले को सीधा जलाते हैं तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसके मुकाबले दोगुना कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसिफिकेशन करने के बाद होता है। तो अनिल जी इसी वजह से शायद ये इतना पॉपुलर नहीं रहा। अब इसमें कोई तकनीक में बदलाव हो गया हो तो अलग बात है, लेकिन मेरी राय में अनिल जी, मतलब जो मैंने पढ़ा है, मुझे जहाँ तक समझ है, इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ जाते हैं अनिल जी, बहुत बड़े पैमाने पर। क्या? हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी। तो ये जो पुस्तक पढ़ी है आप खुद खरीद लेंगे या कुणाल जी से गिफ्ट मंगो? गिफ्ट कर दें तो बढ़िया होगा। हाँ, नहीं बढ़िया होगा नहीं, ऐसा बोलो गिफ्ट करेंगे तो ही पढ़ूंगा। ऐसे 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 है ना, इस तरह से रिक्वेस्ट मोड में तो हमने बहुत बार किया हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कितनी दिवाली आगे चली गई, कुछ नहीं हुआ। अनिल जी। जी कुणाल जी। अनिल जी आई सेंड द बिल टू बिल। अनिल जी बिल गेट्स के फेवरेट ऑथर है अनिल जी, मेरे नहीं है। बिल कहने का मतलब है बिल किसी न किसी और पे ही फटेगा। हाँ। कुणाल जी पे नहीं फटेगा। तो चलिए, यह है बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च, और कोल इंडिया को लेकर जो आशीष लेकर आए। बढ़ते आगे, 2:30 बजे की स्टडी तैयार है, लेकिन उसकी झलक मैंने ऑलरेडी पहले दे दी। 38,800 का पहला टारगेट बैंक निफ्टी का आपके सामने है। बहुत तेज स्पीड से बढ़ता हुआ बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आया। और दीप एक बार जरा 2:30 बजे की स्टडी दें, उससे पहले मुलाकात कर लेते हैं सेठी साहब से। आइए करते हैं थोड़ा। स्वागत है सेठी साहब। सही समय पर जुड़ रहे हैं सर, क्योंकि रिकवरी के मूड में दिख रहे हैं बाजार। अभी अभी निफ्टी 1750 के ऊपर भी आए। बताएं सर क्या करना है इस समय? नहीं बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। नहीं बिल्कुल, बाजार में एक अच्छी रिकवरी निचले लेवल से आई है, और इसका श्रेय थोड़ा बहुत तो डाउ फ्यूचर्स को भी जाता है। वो भी अभी अच्छी रिकवरी हुई है, और बॉन्ड यील्ड्स भी यूके में घटे हैं। तो मुझे लगता है ये सब काम कर रहे हैं, तो बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखी जा रही है। और आज 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करनी है। वो सारा डाउ फ्यूचर को देख रहे हो, थोड़ा बहुत हमें तो नहीं है ना ऐसा है, कोई ऐसा तो थोड़ा श्रेय ऐसा कहीं स्टूडियो में या पैनल पे तो नहीं जा रहा ना सेठी साहब, सारा डाउ फ्यूचर को ये नहीं नहीं अनिल जी, ये श्रेय तो आपको तो जाता ही है अनिल जी, आपको जाता है। हाँ, आप हमको दे दो, हम भले डाउ फ्यूचर को दे, वो अलग बात है, लेकिन आप तो हमको ही दो। नहीं बिल्कुल बढ़िया, अच्छी शानदार रिकवरी डाउ फ्यूचर में आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो सेठी साहब बता रहे हैं बिल्कुल, इसलिए मेरे ख्याल से आइए सेठी साहब से जानते हैं उनका पहला स्टॉक कैश मार्केट का। बताएं सर। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, एक पेपर स्टॉक है, जेके पेपर, जो अभी 395 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। अनिल जी, पेपर स्टॉक्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और सभी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी, मतलब आज के खराब बाजार में जब निफ्टी 250-150 पॉइंट नीचे था, तब भी ये सब स्टॉक्स पॉजिटिव थे। कुछ दिन पहले मैंने TNPL भी कवर किया था, उसके बाद उसमें एक अच्छी तेजी बनी, और अब वो थोड़ा घट के वो भी एक अच्छे लेवल्स पे आ गया वापस। बट जेके पेपर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। ये
बहुत ही एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पेपर का भारत में, और जिस तरह से पेपर के प्राइजेस बढ़े हैं और पेपर की डिमांड बढ़ रही है, ये पेपर हमने देखा सितंबर महीने में सभी पेपर कंपनियों ने पेपर के प्राइजेस बढ़ाए हैं, तो उसका फायदा इस क्वार्टर के नतीजों में देखने को मिलेगा। फिर इंटरनेशनली भी प्राइजेस पेपर के काफी फर्म है, चिले में कई सारे प्लांट्स बंद हुए हैं, और बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, एक लीडर है अपने सेक्टर की। जून क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 264 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 104 करोड़ का पैट था। FIS DIS भी अराउंड 6.4% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स में खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 415 रुपए का, स्टॉप लॉस रखते हैं 390 रुपए का। 390 का स्टॉप लॉस, 415 का टारगेट, और शुक्रवार को जैन साहब की तरफ से भी लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर JK पेपर आपको दिया गया था। सेठी साहब बनाए सर दूसरी पिक। दूसरी पिक अनिल जी एक सीमेंट का स्टॉक है, साउथ इंडिया बेस्ड सीमेंट स्टॉक है, NCL इंडस्ट्रीज, जो अभी 183-84 के लेवल पे ट्रेड करता है। सिकंदराबाद बेस्ड एक सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनी है, जिसके 2 सीमेंट प्लांट है, एक तेलंगाना में है और एक आंध्र प्रदेश में है। दोनों की मिला के कैपेसिटी है 2.7 मिलियन टन। नागार्जुना सीमेंट नाम का इनका ब्रांड है जो काफी पॉपुलर है, वहां पे 1800 डीलर्स है। और इसके अलावा ये कंपनी एक जर्मनी की कंपनी के साथ टाई अप भी है, जिसके अंतर्गत ये सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स बनाती है, जो कि रूफ्स और पार्टीशंस के लिए काम आते हैं। फिर UPVC विंडोज है, रेडीमेड डोर्स है, ये सब सेगमेंट में भी है। और 2 हाइड्रो पावर प्लांट है इनका, जिसके लिए इन्होंने PPAs किए हुए कई डिस्कॉम्स के साथ, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो वहां से भी इनको अच्छे रेवेन्यूज आते हैं। एक दमदार कंपनी है, और अनिल जी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और विद इन द स्पेस एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। 11 के मल्टीपल पे एक सीमेंट स्टॉक है, जबकि आप पीयर्स को देखेंगे तो 25-30 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, प्रोमोटर्स ने लगातार अपनी हिस्सेदारी पिछले 3-4 क्वार्टर में बढ़ाई है। जो दिसंबर 21 में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 44% थी, वो बढ़ के अब 45.7% हो गई है, और ओपन मार्केट से उन्होंने परचेज किया, जो कि अलग से कॉन्फिडेंस दिखाता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 195 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 178 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए NCL इंडस्ट्री में भी खरीदारी करने की राय। NCL इंडस्ट्री जैन साहब का पिक तो नहीं है, जनरली जैन साहब की सारी पिक निकल ही जाएगी। जैन साहब NCL इंडस्ट्री आपके रडार पे है? देखो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है, बहुत ही बड़ा। कल मैं देख ही रहा था और मैं बोला कि NCL इंडस्ट्रीज को दिया जाए। हालांकि मैंने इसको कभी भी कवर नहीं किया, क्योंकि सेठी साहब ने काफी बार इसको कवर किया, तो बोला ठीक है, एक ही जना ठीक है अपने पैनल में से, तो मैंने इसको नहीं किया। बट यस, अच्छे लेवल्स पे, अट्रैक्टिव लेवल्स पे, और बाकी सारे तो फंडामेंटल्स बहुत ही बखूबी बताए हैं। बट आई हैव नॉट कवर्ड, बट यस्टरडे मैंने इसके चार्ट्स, फंडामेंटल्स पूरी स्टडी किया था, और कहीं ना कहीं मैं सोचा था कि इसको कवर करेंगे आने वाले दिनों। अच्छा, चार्ट्स भी स्टडी किए जैन साहब? ऑलराउंडर है सर। चार्ट्स में रिकन्फर्म करा लूं कि वैसे एक्चुअली दक्षिण भारत की सबसे चीपेस्ट सीमेंट कंपनी है ये। जरा एक बार चार्ट्स बोला है तो किससे चेक करवाऊं जैन साहब? आपकी पसंद का कौन है? नहीं तो फिर मैं श्रीकांत जी से करवाऊंगा। सारे ही अच्छे लगते हैं, हमारे तो फेवरेट है सारे। बट आप जिनके साथ जाना चाहो जाइए, आप श्रीकांत जी को। क्या है, पसंद तो मेरी है, श्रीकांत जी को पूछना था मुझे जैन साहब के नाम से। जैन साहब मना करते तो भी दिक्कत। वो एक कौन सा वो था ना, वो शायद शेक्सपियर का एक किस्सा ऐसा, उन्होंने वो है ना, जब भी वो उनके थिएटर और उसमें जो भी वो करते थे, प्ले करते थे, तो उसमें उनको वो ब्राउन कलर बड़ा पसंद था। अच्छा, तो हर बार वो ब्राउन कलर रखते थे, ब्राउन कलर रखते थे। तो एक बार उनको किसी ने, उनके असिस्टेंट ने कहा, सर हमको चेंज करके देखना चाहिए, कोई दूसरा कलर लेना चाहिए। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, आपको जो पसंद आए वो कलर रखो, कोई इश्यू नहीं, इसमें दिखना ब्राउन जैसा चाहिए। तो जैन साहब आपकी पसंद वाला कोई भी रखिए, श्रीकांत जी जैसा होना चाहिए। तो श्रीकांत जी, जैन साहब की पसंद है, आप बताएं सर NCL इंडस्ट्रीज के चार्ट पर अपनी राय। अनिल जी, आपके सूझबूझ का सवाल नहीं, काफी जबरदस्त आपने एग्जाम्पल दिया। लेकिन ये अगर मार्केट को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस मार्केट में ऐसे ही सब स्टॉक है कि जहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, और ऐसे कई सारे स्टॉक है कि जहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट बन रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये मार्केट जो है वो थोड़ा सा लार्ज कैप की वजह से एक रेंज के अंदर है। अदरवाइज इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है और बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। कई बार सेठी साहब ने कई सारे ऐसे अच्छे स्टॉक्स दिए कि जो रियल में एक मल्टी लेवल्स पे गए, और जैन साहब के भी बहुत सारे स्टॉक ऐसे अच्छे चले हैं। बट ये NCL इंडस्ट्रीज को अगर देखें, यहाँ पे एक काफी अच्छा कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, एक ब्रॉडर फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ से अगर ये स्टॉक चलता है तो कम से कम
240 से लेकर 250 के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि ये एक पुल बैक लेवल इसका आता है। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि वापस ये अपने प्रीवियस हाइस को या प्रीवियस ग्लोरी को रिटेस्ट कर सकता है, तो 300 के करीब भी ये जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि इसमें ऑलमोस्ट बॉटमिंग सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हो चुका है। तो करंट लेवल से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, पोजिशनल व्यू बनाना है, तो बिल्कुल लॉन्ग करके चल सकते हैं 186 के करीब। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक वापस 170 या 165, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज 165 के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन एक बार 240 से लेकर 250 के लेवल्स दिखा सकता है। ये है आपके लिए एनसीएल इंडस्ट्रीज। 200-250 के लेवल्स भी आ सकते हैं। फिलहाल नजर रखिए इस काउंटर पर। और सेठी साहब ने तो यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दे ही दी है। पर आइए बाजार पर क्या करना है, लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स इंतजार ही कर रहे थे सर, आप ऑफिस वापस आएंगे और मूवमेंट दिखाएगा। 150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं, डेज हाई पर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक मुझे बड़ा दुख हो रहा है दीप। हाँ सर, लेट हो उस गया समय। हाँ मतलब एकदम 38,543 था मेरे को जाने में, जैसे गाड़ी में बैठा हुआ था जी। मैंने कहा ये तो टाइम आ गया एकदम। अच्छा बीच में कब वो 38,437 जाके आया मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो इंटरव्यू कर रहा था। जब मैंने देखा लो क्या बनाया 38,437, मैं समझ गया अच्छा 38,475 के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के लिए नीचे गया है थोड़ी देर के लिए, खाली वो हल्का सा नीचे गया, घूम गया। तो 38,500 38,600 तो मतलब नो ब्रेनर जगह है खरीदारी करने के लिए। बिल्कुल एकदम वहीं से घूम गया। और निफ्टी भी बाय रेंज में आ रहा था, 17,000 पे आ गया था एग्जैक्ट। हाँ निफ्टी मेरे ख्याल से कहाँ तक नीचे में कहाँ तक आया नहीं, 16,990 के आसपास गया था। तो 16,956 दिखा रहा है स्पॉट लेवल। हाँ वो भी एकदम 16,950 से अपने 3 दिन का लो यही है 16,950 जो लेवल बना हुआ है वहीं से एकदम परफेक्ट है। क्योंकि हम लेट है तो मैं आपको ज्यादा वो डिस्टर्ब ना करूँ टाइम। सिंपल सी चीज है, जो भी करना है मैं आज के लिए करना है। हालांकि मैं आज के अमेरिका के बाजार को लेकर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन के आंकड़ों के पहले 6 दिन गिर चुके हैं, तो ऐसे खराब आंकड़े काफ़ी हद तक मानकर चल रहे हैं। अगर थोड़े भी अच्छे आए तो भाग सकते हैं अमेरिकी बाजार। लेकिन क्या है, अब चीज़ें बहुत सारी है। एक और यूरोप में ब्रिटेन में वो दिक्कत चली रही है, बॉन्ड खरीदारी वाला मामला। बैंक ऑफ इंग्लैंड कुछ इधर आज जापान की खबरें भी आ रही कि जापान के बॉन्ड मार्केट भी बंद है, वहाँ पर बॉन्ड डील्स सबसे ज़्यादा लिक्विड बॉन्ड है, लेकिन शायद बंद है। तो पता नहीं, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग है। भाव के हिसाब से, हमारे हिसाब से, सब हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा तेजी होनी चाहिए। सो जो भी मैंने कॉल ऑप्शन दिया वैसे उसके तीनों टारगेट तो आ गए हैं दीप। जो 38,700 वाला कॉल ऑप्शन है, 150 तक के तीनों टारगेट आ चुके हैं। आप प्रॉफिट बुक कर लें या फिर आप ट्रेल करते चलें, एक तो ये तरीका है। फ्यूचर्स भी आपने लिया तो 38,800 और 875 वाले दोनों टारगेट आ गए हैं। तीसरा टारगेट 38,950 का, उसके लिए आप होल्ड कर सकते हैं थोड़ा या ट्रेल कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो भी है पोजीशन, पहली चीज़ डे एंड तक आप समेट लें। लॉन्ग रखना है, ऑप्शंस के जरिए रखें, लेकिन जिस हिसाब से मूड माहौल दिख रहा है थोड़ा सा फेवर में लॉन्ग की तरफ ज़्यादा है। 60% लॉन्ग की तरफ फेवर ज़्यादा है, क्योंकि 6 दिन से गिरे हुए मार्केट है। और अगर अमेरिका में जो डेटा ख़राब नहीं आए जरा भी, तो मार्केट वहाँ के उछल भी सकते हैं। बट बेहतर यही कि कुछ ना करें, और करना है तो लॉन्ग करें, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के जरिए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के जरिए। ठीक है, वो भी चाहे तो स्प्रेड बना लें आशु जी वाला, ताकि क्या है कि कल को उल्टा हो जाए तो आशु जी भी कुछ ना कहे अपने को। हाँ नहीं देखो, आशु जी से डरना ठीक है वो बेटर है। ठीक है, चलेगा। तो कर रहे हैं तो ऑप्शन के जरिए करिए, बट नजर रखिए बाजार थोड़ा मूड में आने की कोशिश कर रहा है। आइए मूड को और सुधारते हैं और जुड़ रहे हैं हमारे साथ भसीन साहब, भसीन के हसीन शेयर्स के साथ। भसीन साहब स्वागत है। थोड़ी रिकवरी आई है, जान में जान पिछले कुछ मिनटों में। बताएं सर अपडेट और आउटलुक। हाँ गुड आफ्टरनून जी। आज तो करवा चौथ का व्रत ही बना दिया था मार्केट ने, बहुत मुश्किल रहा था। बेचारी लेडीज इतना फास्ट कर रही है, हमने भी इसलिए कहा कि भाई हमने भी कुछ नहीं खाया कि शेयर बाजार तो ठीक हो जाए। और दूसरी बात अनिल जी, मैंने जैसे आपकी बात सुनी कि ग्लोबली जो केओस है वो है, बट द यूएस मार्केट्स आर वेरी हेवीली ओवरसोल्ड and I am of the view that all negative news is in the price. So next week onwards I am saying ये 2 दिन है, कल का दिन और बर्दाश्त कर लीजिए, परसों तरसों से बाजार चल जाएगा। और आपको मैंने सुबह भी मेटल्स कहे थे, वो देखिए आपको अपडेट दे दूं, रिलायंस में 2-3 दिन से चिल्ला रहा था, देखिए आज का होल्ड करने वाला ही शेयर रिलायंस है। दूसरा ग्रेसिम, टाटा मोटर
वेदांता, टाटा कंज्यूमर और वेदांता जो है अपने टारगेट से भी ऊपर आ गया 95-90, जो आपको 88-89 में दिया था। अब आपके लिए 2 या 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं क्योंकि मौका भी है, माहौल भी है। बिल्कुल सर, प्लीज बताएं। तो अनिल जी, आपने शायद न्यूज नहीं देखी, TTML हैज बीन बॉट बाय गूगल क्लाउड, 22,000 करोड़ की मार्केट कैप, और ये रोज सब पूछते थे क्यों सर्किट पे जाता है, अब आपको आंसर मिल गया। तो ये बता रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल बी अ बिग व्यू। तो मैं रीट्रेड करता हूं, आइडिया कैन नॉट ट्रेड एट 26-27,000 करोड़, हैविंग 5G एंड हैविंग ऑलमोस्ट द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ सब्सक्राइबर, साथ में उनके लिए जो डेट रिकास्ट है दैट हैज बीन प्लेड आउट। तो आइडिया का भाव 12 रुपए होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप अगर इन्वेस्टर हैं तो लेके रखिए, 50% का अपसाइड आपको मिल जाना चाहिए। आइडिया विल बी एन आउट परफॉर्मर ऑन द बैक दैट दिस डील इज एट 23,000 करोड़, आइडिया 27,000, मार्केट कैप शुड बी 40,000 करोड़। दिस इज अ सिंपल एनालॉजी, आपको ज्ञान दे रहा हूं मैं। अब आपका टॉप पिक है सर ICICI बैंक। अगर ये बाजार ने चलना, ICICI 5वां दिन करेक्शन का है और शेयर बाजार में मेरे को लगता है सबसे अच्छा बैंक होगा ICICI बैंक। 885 का टारगेट है, 855 में लीजिए, 835 का स्टॉप लॉस। दूसरा पिक है टाटा स्टील, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, टाटा स्टील इज अ नो ब्रेनर, 100 रुपए पे लीजिए, 97 का स्टॉप लॉस, 108 का टारगेट। लेकिन आइडिया मत मिस कीजिए, बिकॉज ये जो मार्केट कैप का चेंज है दैट कैन री-रेट दिस स्टॉक। तो ये है आपके लिए राय बसंत साहब की तरफ से। आइडिया यहाँ खरीदे 12 रुपए के टारगेट के साथ। ICICI बैंक और टिस्को 2 और स्टॉक है। जो खबर आई है टाटा टेली महाराष्ट्र से लिमिटेड से रिलेटेड, TTML से रिलेटेड, एक बार दीप जरा बता दें किस तरह का करार किया है गूगल के साथ। बेसिकली सर गूगल स्पेस के साथ, गूगल क्लाउड के साथ, माफ कीजिएगा, गूगल क्लाउड के साथ इन्होंने करार करा है और सर्विसेज इसके तहत ऑफर करेंगे। बेसिकली गूगल वर्क स्पेस है, उसके तहत ये सर्विसेज ऑफर की जाएंगी। तो अच्छा करार है गूगल के साथ। ऑफ कोर्स अगर टाटा टेली का करार होता है तो कंपनी के लिए अच्छी खबर है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक में तो वैसे लगातार एक्शन बना हुआ था, बट बेसिकली SMB सर्विसेज ऑफर की जाएंगी। वर्क प्लेस स्वीट है, गूगल वर्क स्पेस स्वीट है, जो हमने देखा था कोविड के बाद ये बना हुआ था। इसमें आपके गूगल चैट, गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्यूमेंट, शीट्स, मीट और बाकी सारे जो गूगल के ऑप्शन हैं वो आ जाते हैं गूगल क्लाउड के तहत, और इसको मेंटेन और मैनेज करने के लिए करार किया गया है टाटा टेली के साथ सर। तो ये सर्विसेज जो गूगल की ऑफर होती हैं उसके तहत ये करार है। अच्छा, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ी है उनके लिए गूगल का साथ जो ये करार किया गूगल के साथ ये सर्विसेज देने का काम करेंगे। यस सर। ओके, इंटरेस्टिंग। कंपनीज को बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इन सर्विसेज का कैसे फायदा उठा पाएंगे, यूज कर पाएंगे। रिसर्च करवाइए ना जरा, एक बार पता तो चले कि टाटा टेली महाराष्ट्र को किस तरह का फायदा होगा। तो स्टॉक सर्किट टू सर्किट चल रहा है तो पता होना चाहिए जो डेवलपमेंट हुए उसका कितना फायदा हो सकता है। आइए बढ़ते आगे, और आने वाले हैं नतीजे फेडरल बैंक के कैसे रहेंगे। आएंगे शुक्रवार क्या कल ही तो आएंगे, मैं समझा अगला शुक्रवार बोलते थोड़ा दूर लगने लगता है, कल बोलते नजदीक लगने लगता है। तो बताएं वरुण, कल जो नतीजे आएंगे। अच्छा, आप भी नीचे जाके आए थे ऐसा पता चला? हाँ अनिल जी, नीचे जाके आया था, फंस गया था तूफान में। तूफान में अचानक से आया था तूफान। तो आप अच्छा हुआ कि तूफान में सही दिशा में उड़े ऑफिस की तरफ। अनिल जी, तूफान थोड़ी देर और रुकता ना तो गलत दिशा में जाना पड़ता, ऑफिस ही खत्म हो जाता। चलिए, आप तूफानों को चीरते हुए पार करते हुए वरुण आपके साथ है। बताए वरुण। तो अनिल जी, नतीजे अच्छे रहने वाले फेडरल बैंक के। हमारा अनुमान है कि NII में करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 1700 करोड़ के आसपास ही आएगा। मुनाफा करीब 36% बढ़ेगा, 625 करोड़ पे आएगा, 460 करोड़ से बढ़ के आने वाला है। ग्रॉस NPAs अगर आप देखेंगे तो 2.5 से 2.6% के आसपास आएंगे, यानी कि पिछले क्वार्टर से थोड़ी कमी आने वाली है। क्वार्टर कोई बहुत बड़ी कमी जो है वो ग्रॉस NPAs में नहीं आएगी, स्टेबिलिटी रहेगी। अब दरअसल इस कंपनी ने अपना जो Q2 का अपडेट दिया था उसमें कहा था कि जो कासा डिपॉजिट्स है उसमें करीब 10.7% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कस्टमर डिपॉजिट जो है उसमें 8.5% की बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस एडवांसेस जो है उसमें करीब 19.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। इसके लिए हमने ये नंबर्स निकाले हैं। कारोबार में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ है। क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी बहुत ऊपर रह सकती है, हालांकि कोई ज़्यादा बढ़ोतरी का अनुमान नहीं है। इसके चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें स्थिरता रहने वाली है। स्लिपेजेस पिछले क्वार्टर से थोड़े बढ़ेंगे, 450 से 500 करोड़ के आसपास का अनुमान जो है वो स्ट्रीट लगा के चल रहा है। तो नतीजे अच्छे रहेंगे। एटलीस्ट जो क्वार्टरली अपडेट इस कंपनी ने दिया है उसके बेसिस पे तो यही लग रहा है कि ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी। ओके, तो ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी, ये आपके लिए है इस समय फेडरल बैंक पर व्यू। ऑफ कोर्स ये काउंटर तो हमारे रेगुलर रेडार पर रहता ही है। आइए कैश का ऑप्शन लेते हैं जय ठक्कर के साथ।
बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, सुबह 17,000 का कॉल दिया था, 60 रुपए पर बाय करने की सलाह दे दी गई थी 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और देखिए उसमें एक अच्छा मूव हमें देखने मिला क्योंकि इवेंचुअली 17,000 के ऊपर ही निफ्टी का क्लोज आया और आ रहा है, इनफैक्ट आने के चांसेस है, और 83 तक का मूव तो वहां पे देखने में मिला जहां पे प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दे दी गई। और मेरा अभी भी यही मानना है कि 16,975 मैंने कहा था दीप मॉर्निंग में, इनफैक्ट 950-56 के आसपास का स्पॉट ने लो किया है। सो 16,950 17,000 ऑन द लोअर साइड, ये बहुत ही क्रिटिकल रेंज है। आई मीन जब तक होल्ड कर रहा है ऊपर में फेयर चांस है कि 17,200 तक के लेवल्स हमें निफ्टी में आते हुए देखने मिल सके। इसलिए 20 अक्टूबर की एक्सपायरी का दीपांशु यहाँ पे मैं 17,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूँ, एक स्ट्राइक ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप यहाँ पे आपको अच्छी मूव देखने मिल सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,200 तक के लेवल्स अगर देखने मिलते भी है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड लगभग 1:2 का हो जाएगा। तो 17,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे जो करीब 153 पर भी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस दीपांशु जो प्लेस करना होगा डेट वुड बी 116, 116 पर आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। एंड पहला जो टारगेट इसका निकल कर आ रहा है दैट इज 196 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 219। सो 219 तक के भी लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। अगर ये रेंज होल्ड आउट कर जाती है तो 17,200 एक लेवल देखने मिलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी क्रिटिकल लेवल। फर्दर तेजी आपको 17,200 के ऊपर ही देखने मिलेगी। टेम्प्ट कर सकता है बाजार फिलहाल 17,100। अगले हफ्ते की एक्सपायरी 20 अक्टूबर की एक्सपायरी की कॉल आप खरीदिए, 153 के लेवल पर आपको मिल रही है। 200 प्लस के टारगेट्स के लिए यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। आइए हिमांशु जी की तरफ से एक कॉल है तैयार, बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु देखिए, एल्यूमिनियम से जुड़े स्टॉक्स न्यूज के चलते भी आज खबर में है, लेकिन ऑन अदर साइड अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट्स पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और मेरे रडार पर आया है नैल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम, जो कि जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन है, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 75 के ऊपर निकलने के लिए तैयार है। अभी करंट लेवल्स लगभग 72 रुपए के हैं स्पॉट में। तो पहले मैं स्ट्रेटजी बता देता हूं, यहाँ पर 72.5 72.50 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है यहाँ पर, जो कि लगभग अभी 2 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड करती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है 2 रुपए के नीचे का, टारगेट रहेगा 3 रुपए 80 पैसे का। नेशनल एल्यूमिनियम में कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। ये स्ट्राइक प्राइस रहेगा 72.50 का। दीपांशु अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा देखें तो 75 की स्ट्राइक पर बहुत ही ज्यादा हैवी बिल्डअप होते हुए देखने को मिल रहा है, कॉल और पुट दोनों में ही। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 75 रुपए की मूव यहाँ पर आते हुए नजर आ सकती है इन द शॉर्ट टर्म, और 75 की स्ट्रेडल को शॉर्ट किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कल या मंडे तक सेशन में नेल्को में 75 रुपीज तक का मूव आते हुए देखने को मिल सकता है। और ऐसा होने पर जो कॉल ऑप्शन है ये 3 रुपए 80 पैसे से और 4 रुपए तक के टारगेट अचीव करते हुए नजर आ सकती है। ये है आपके लिए नेल्को पर राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। हिमांशु, यहाँ पर एक मासूम सा सवाल आया है आपके लिए, पूछूं? अरे जी, मैं मना भी करूंगा तो आप मानेंगे तो है जी। सही, बिल्कुल सही कहा। तो ये सवाल आप मना करते तो मान जाता था कि ये सवाल मैं वरुण के नाम से पूछ रहा हूँ, तो ये वरुण पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। वरुण ने कहा कि भाई हिमांशु जी ये बोल रहे हैं कि दीप अगर आप दीपांशु अगर आप चार्ट पे नजर डालें तो, आप डेरिवेटिव्स के डाटा पर नजर डालें तो वरुण का मासूम सा सवाल है, जब हिमांशु ने देख लिया तो दीपांशु को क्यों देखना? ये सिर्फ थियोरेटिकल पर्पस के लिए है ना, जैसे आप सुबह जब लेवल देते हैं तो आप कई बार बोलते हैं कि थियोरेटिकल पर्पस के लिए है, उसी पर्पस के लिए जाने लिए। वरुण समझ गए? एकदम थियरी समझ गया मैं। थियोरेटिकल पर्पस से बिल्कुल परफेक्ट सर, हम समझ गए। तो नेल को खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। वंडरफुल। आइए, जय का एक जैकपॉट भी लेना है कैश के ऑप्शन के बाद। जैकपॉट कौन सा कॉलेज है का, आइए जानते हैं उनके साथ। बताएं जय। दीप, बाटा का 1840 का कॉल खरीदे आप,
ये आपको मिलेगा 38.50 रुपए से लेके 40 रुपए की रेंज में आप खरीदे। स्टॉप लॉस छोटा सा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 28 का, तो करीब करीब आपका 10 से 12 पॉइंट का एक डाउनसाइड रिस्क है दी। एंड 275 का लॉट है, तो करीब करीब ये समझिए आप 2700 से लेकर 3100 200 के आसपास का डाउनसाइड रिस्क बनेगा। बट टारगेट ऊपर के अच्छे निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट इसका जो डीप निकल कर आ रहा है वो है 55 का 55 का, एंड सेकंड टारगेट वुड बी 72 72 का। सो 55 से लेकर 72 ये लेवल्स आपको देखने मिल सकता है 1840 के स्ट्राइक के बाटा में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में काइंड ऑफ टेक्निकली डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में लगभग 1880 तक के लेवल्स आपको स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। 1840 का कॉल खरीदना है, 1880 के लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है। फिलहाल 1840 का कॉल 40 रुपए के आसपास आपको मिलेगा 55 और 72 के टारगेट के लिए। यहां पर करें खरीदारी। नजर रखिए GNFC, कई बार हमने रेकमेंड किया है, हमारे रेडार पर तो एक्टिवली रहता है, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर था। मुद्दत जी ने रिसेंटली रेकमेंड किया था, सिद्धार्थ जी की भी पिक था, जैन साहब और सेठी साहब भी इसको काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। TDI, इसकी कीमत ऑलरेडी 52 हफ्ते की ऊंचाई पर चल रही थी और अब खबर आ रही है कि चीन में 5% के अपर सर्किट पर TDI की कीमतें आपको दिख रही हैं 5% के सर्किट पर। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी खबर है और बहुत बढ़िया खबर है GNFC के लिए दीप, क्योंकि ये स्टॉक लगातार हमारे रडार पर है। और 2-3 चीजें जो इस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया होती दिख रही है GNFC के लिए, एक तो ये कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगातार कम हुई है, दूसरी TDI की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जबरदस्त तेजी से बढ़ रही, सप्लाई कम है लोकल मार्केट में, और ये अब से लेकर बजट तक का हमारा टॉप पिक्स में से एक है। दीप, एक सबसे बड़ी चीज जो बताऊं, जो भाव बढ़े हैं पिछले एक महीने में जी, TDI के दाम जो 16,200 हुआ करते थे हमारे यहाँ, वो अब 23,600, यानी कि 7,000 तो मतलब करीबन 7,000, मतलब आप 40% के आसपास 35 से 40% दाम एक महीने में बढ़ गए TDI के। तो जो रिजल्ट आएंगे अगले क्वार्टर के, इस वाले के तो खैर आ गए, अगले वाले जो आएंगे वो छप्पर फाड़ के आएंगे, क्योंकि TDI का एकमात्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है TDI का हिंदुस्तान में GNFC है, एकाधिकार है। तो आई थिंक ये GNFC के लिए बहुत ही सही समय है और बहुत मतलब इसीलिए बार बार ये स्टॉक एक्शन में आता ही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और 5% के ऊपरी सर्किट पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अब भी ऊपर की गुंजाइश और है। और ये धीरे धीरे जैसे एनर्जी संकट है दुनिया भर में, जो बाहर ये केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है, ये भी GNFC के लिए गजब का एक्शन दिखाएगा। तो ये GNFC जबरदस्त एक्शन में। एक बार जरा हिमांशु जी से ही राय ली जाए, क्योंकि हिमांशु जी के रडार पे भी रहता है GNFC। जरा GNFC चार्ट देखिए हिमांशु जी, खबर बहुत पॉजिटिव है, और फिर उसके बाद में जैन साहब से एक फंडामेंटल राय लूंगा इस पर। अनिल जी, खबर भी पॉजिटिव है और चार्ट भी पॉजिटिव है, और इसी वजह से काफी बार ये हम चैनल पर अक्सर पिछले कुछ दिनों से रेकमेंड करते आए हैं। देखिए, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर अगर मैं देखता हूं अनिल जी, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज स्टॉक ने लगभग 620 रुपए के आसपास टेस्ट की थी, और वो भी एक राइजिंग स्लोप है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव सिग्नल है। और उसको टेस्ट करने के बाद स्टॉक लगातार हायर हाइज और हायर लोज का यहाँ पर सीक्वेंस बनाता हुआ आ रहा है। उसके बाद जब फॉलोअप करेक्शन स्टॉक में देखने को मिली थी, तो आज के सेशन में 660-662 रुपए के ऊपर का ये जो मूव आया है, जो पिछले कुछ मिनटों में आया है, ये फ्रेश खरीदारी का एक ट्रिगर है, जिसके ऊपर फ्रेश से खरीदारी बनती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चला जा सकता है 650 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। इमीडिएट जो पहला टारगेट रहेगा अनिल जी, वो 673 से 675 रुपए का रहेगा, जो कि मुझे लगता है शायद आज ही आता हुआ नजर आए। और जैसे ही ये स्टॉक उसके ऊपर टिकना शुरू होगा, तो साइकोलॉजिकल 700-710 रुपए तक के टारगेट्स बहुत नियर टर्म में GNFC में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर बाजार थोड़ा सा भी सपोर्ट देता है, तो इस स्टॉक में बड़ी तेजी मुझे लगता है आते हुए नजर आ सकती है। जी के लिए तैयार होता हुआ GNFC यहाँ से भी मजबूत दिखा सकता है। ये है राय आपके लिए इस वक्त हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है, और 700 रुपए के पार भी निकलने की तैयारी में स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है। एक बार जैन साहब से भी राय ली जाए GNFC पर। जैन साहब, इसके साथ ही मुदित जी का भी मैसेज मुझे अभी आया। मुदित जी कह रहे हैं कि 25 से 30% तक की अपसाइड GNFC में बजट तक हो सकती है, यहाँ से भी 25 से 30% बढ़ने की हमारे तो थीम में है ही, तो लगातार हमारे तो चंबल GNFC दो हमारे, लेकिन हाँ GNFC और GSFC एक और स्टॉक है, क्योंकि 20% हिस्सेदारी GNFC की GSFC के पास है। GSFC वो स्टॉक है जो कैश मार्केट का है, हाँ ये 128 वाला। और GNFC के लिए तो एक खबर है, जो भाव छोटा है लेकिन ये होल्डिंग कंपनी है GSFC, भाव बड़ा GNFC का है, लेकिन ये सब्सिडी तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो जैन साहब जरा राय दे दोनों पर, GNFC और GSFC। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। लास्ट वीक इसी शो में इसी समय इनफैक्ट GNFC के बारे में जब बात कर रहा था, तो मैं GSFC का भी जिक्र किया था, और मुझे ऐसा लगता है ये न्यूज बहुत बढ़िया। और GNFC तो देखिए, ये अगर प्योरली कैश मार्केट का स्टॉक होता तो ये इस न्यूज पे बहुत बड़ा रिएक्शन देता, जस्ट बिकॉज
एफएनओ में, हालांकि एफएनओ में भी ये बहुत छोटी मार्केट कैप वाली एक कंपनी है 10,000 करोड़ की, और इस स्टॉक को तो देखिए आपने भी रेकमेंड किया, हमारे सारे ही पैनलिस्ट ने, सेठी साहब ने और मुदित जी ने, सबने, मुदित जी ने रिसेंटली किया, और मेरा तो फेवरेट स्टॉक्स में से है। जिस तरीके के फंडामेंटल्स आप देखिए, 5 के पी मल्टीपल पे एक जीरो डेट कंपनी, और जो 33% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे, मतलब ऐसा समझ में नहीं आता कि इतना सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अवेलेबल कैसे, और गजब की ग्रोथ और दे रहे हैं। मतलब ओपीएम्स 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं, सेल्स की ग्रोथ मतलब अच्छी खासी, प्रॉफिट की कैगर 28%। इस तरीके के फंडामेंटल्स वाली कंपनी बहुत सस्ते पे है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये स्टील है, इस लेवल पे ले, 750 के टारगेट्स मैंने पिछली बार भी दिया था, बहुत आराम से अचीव करेगा। जीएनएफसी और इस बीच जीएनएफसी में सब दौड़ लगा रहे हैं, सिद्धार्थ जी भी कह रहे हैं, मेरा भी 10 दिन पहले 833 का टारगेट सिद्धार्थ जी का भी है, तो मतलब सब लोग बेहद 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 बुलिश हैं। ये राय आपके लिए जीएनएफसी पर आती हुई दिख रही है, एकदम एक्शन जबरदस्त यहाँ पर होता हुआ दिखा है। नितिन जी तैयार है बिल्कुल, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी बताएं सर। अरे जी डेटा वीक है, यहाँ पे 38,600 की पुट ऑप्शन लेंगे 30 रुपए में, जिसके स्टॉप लॉस होंगे 10 रुपए के और टारगेट हो सकते हैं 60-65 रुपए का। मैं 38,700 टारगेट कर रहा था, बट वो अभी 30 रुपए से 100 रुपए हो गई लास्ट 10 मिनट में, बट बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। 38,600 की पुट ऑप्शन हम 30 के आसपास अटेम्प्ट लेते हैं यहाँ पे, 10 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 60 के होंगे। ओके तो ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से 38,600 की पुट खरीदने की राय। तो थोड़ा जोर से ऊपर गया, उतना जोर से नीचे भी आया है, जबकि डाउ फ्यूचर तो अभी भी ऊपर है 150-200 पॉइंट। इंटरेस्टिंग, 38,600 का आज की एक्सपायरी का पुट है, 30 रुपए में मिल रहा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 60 और 65 ये है वॉलेटिलिटी। और इसीलिए दीप हम बोले थे आज का आज प्रॉफिट बुक करते चलो, क्योंकि का माहौल है ना, उसको देखते हुए दोनों तरफ के ट्रेड बहुत तगड़े पड़ते हुए तगड़े पड़ रहे हैं। बिल्कुल इस समय वापस निफ्टी भी 17,000 के लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय शेयर करने के लिए। अनिल जी, ये इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट है जो वरुण लेकर आए हैं। रिसेंटली हम फार्मा शेयर्स पर फोकस भी कर रहे हैं सर। कई सारी दिग्गज ब्रोकरेजेस की फार्मा शेयर्स पर राय आई है, और यूजुअली हम देखते हैं कि चलिए 1-2 कॉमन व्यूज बन जाते हैं, बट इस बार कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ कॉमन व्यूज बन रहे हैं दोनों तरफ के। तो आइए एक बार जरा समझते हैं कि कौन से फार्मा शेयर्स फोकस में हैं और सडनली ये सारे फोकस पर इतनी कंसेंसस व्यूज कैसे आ रही हैं। वरुण बताइए क्या चल रहा है इन ब्रोकरेजेस में। दीप, तो लगातार 3 दिनों में 3 दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस ने फार्मा कंपनियों पर रिपोर्ट निकाली, और ये सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि Q2 के पहले ये रिपोर्ट्स आ रही है जहाँ पे प्राइस टारगेट चेंज किए गए हैं। अब मैं बताऊँ 3 ब्रोकरेज हाउस कौन सी है, एक तो गोल्डमैन, एक जेफरीज और एक HSBC, और यहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स, काफ़ी सारे डाउनग्रेड्स किए गए हैं, लेकिन 4 स्टॉक में ऐसे लेके आया हूँ जहाँ पे कॉमन कंसेंसस बन रहा है। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए सन फार्मा। जेफरीज ने यहाँ पे इस कंपनी का प्राइस टारगेट बढ़ाया है 1089 से बढ़ा के 1108। गोल्डमैन ने हालांकि प्राइस टारगेट करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, लेकिन इन्होंने भी प्राइस टारगेट बढ़ाया है, और HSBC इन्होंने भी 1120 से बढ़ा के प्राइस टारगेट 1150 किया है। अगला स्टॉक है सिप्ला, जहाँ पे प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है 1223 से बढ़ा के 1286, गोल्डमैन 850 से बढ़ा के 910, इसके अलावा HSBC 1285 के प्राइस टारगेट दिए, 1180 से बढ़ा के, यानी कि 100 रुपये के आसपास इन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। तीसरा स्टॉक जिसमें प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं वो है ल्यूपिन। इसके पहले हम देखते थे लगातार 680-650 के आसपास के प्राइस टारगेट लेते थे। यहाँ पे गोल्डमैन और HSBC दोनों ने अपने प्राइस टारगेट जो है उनको बढ़ाया है, 715 से 735 रुपए के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। तो ये 3 कॉमन स्टॉक है जो कि पिछले 3 दिनों में ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है, और यहाँ पे कंसेंसस प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ाए गए हैं। केवल एक स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज का, जहां पे प्राइस टारगेट घटाए गए हैं। जेफरीज ने प्राइस टारगेट में 100 रुपए की कटौती की। गोल्डमैन 4,265 के प्राइस टारगेट कट रहा है, यहाँ भी 125-115 रुपए के आसपास की कटौती की गई, और HSBC ने भी अपने प्राइस टारगेट जो है उसमें 110 रुपए की कटौती की। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और वो ये कह रही थी बेसिकली कि क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज जिसका खासकर इंडिया में ज़्यादा एक्सपोजर है, वहाँ पे आपको हेल्दी ग्रोथ देखने मिल सकती है, और 1-2 क्वार्टर्स लगेंगे जहाँ पे पूरी रिलीफ जो है इस पूरे ब्रॉडर सेक्टर को मिल सकती है। साथ ही साथ इंडिया में जिनका फोकस है वहाँ पे आपको फोकस रखना है, और नियर टू मीडियम टर्म जो ग्रोथ ड्राइवर्स है वो इनके लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसके लिए इस तरह की रिपोर्ट्स आई है, और लगातार 3 दिन में 3 दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने फार्मा सेक्टर पे रिपोर्ट दी है। काफ़ी जगह पे प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। एक कंसेंसस जहाँ पे प्राइस टारगेट काटा है वो है डॉक्टर रेड्डीज का, और ये रिजल्ट के पहले रिपोर्ट्स आ रही है। एक साथ सभी का सेम व्यू बन रहा है, कमाल ही है ये तो, है ना, ऐसा रेयरली होता नहीं है, होता नहीं है। कोई खास वजह इसी की नहीं।
अनिल जी वो यही कह रहे हैं कि क्वार्टर रिकवरी होगी एक तो, और जो इंडिया बिजनेस है वो हेल्दी ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये कह रही है। तो इंडिया बिजनेस हेल्दी ट्रेंड्स मतलब इंडिया के लोग अनहेल्दी ट्रेंड दिखा रहे हैं वो है, वो बात भी अलग है। हाँ, अगर दवा की कंपनी का हेल्दी ट्रेंड है तो दवा खाने वालों का अनहेल्दी होगा। क्यों जैन साहब, बराबर है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बोले अनिल जी एकदम। इनफैक्ट बट ऐसा लग रहा है अनिल जी, जिन वैल्यूएशंस पे ही आ गए सारे फार्मा स्टॉक्स और जिन लेवल्स पे है, और इतना बड़ा अंडर परफॉर्मर पिछले कुछ सालों का रहा है, तो ये भी एक रीजन है कि सारे के सारे कंसेंसस पे आ गए कि ये डाउनसाइड रिस्क अब है नहीं और वैल्यूएशन सस्ते हो गए। अब कोई भी इंप्रूवमेंट आता भी, एफडीसी के ऊपर आपके आने के पहले बातचीत कर रहे थे मैं दीपांशु जी के साथ, तो मुझे लगता है कि यही एक रीजन है कि कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो गया, डाउनसाइड नहीं है। बाकी ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज के अलावा जो बाकी स्टॉक्स है, मुझे तो जो एमएनसी फार्मा कंपनीज हमारे कुणाल जी वाले, वो बहुत बढ़िया लगता है। मैंने अभी रिसेंटली भी शहंशाह स्टॉक में फाइजर को दिया था, एबॉट है, ये सारे स्टॉक्स वैसे ही बहुत बार दे चुके हैं। सो आई थिंक बिल्कुल इस सेक्टर के ऊपर दाव लगाना चाहिए, और डिफेंसिव का मैकेनिज्म भी काम आता है इसमें, क्योंकि मार्केट्स भी एक अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आपने कब दिए? आपने कोई एबर्ट तो कुणाल राकेश जी देते थे ज्यादा, आपने तो कभी फार्मा स्टॉक दिए नहीं। रात वाला शो जिसको आप वैसे देखते हो, बट रात वाले शो में मैं खूब देता हूँ एबर्ट, फाइजर, ये जो लार्ज कैप्स और बड़े जो स्टॉक्स होते हैं, मैं उसमें जो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे देता हूँ। नहीं, ये तो सब फालतू बात है। वो बड़े वाले स्टॉक तो 5-5 हजार, 3-3, 4-4 हजार रुपए वाले, वो तो जो एमएनसी फार्मा कंपनी, तो जो मार्केट में बहुत मंदी थी, 15,200 की निफ्टी पे दिया होगा आपने। हाँ, वो तो उसका स्टॉक से कोई लेन देना नहीं है, वो तो उस वक्त के निफ्टी के हिसाब से आता है। बाकी बताओ। ऐसा नहीं है अनिल जी, वो कई बार स्टॉक्स क्या होता है, चार्ट्स पे करेक्शन, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। हाँ, तो और फिर बात सही भी आपकी, जो 15,200 तो नहीं, बट हाँ 15,800, 16,000 का रेंज आता है, तो थोड़ा डिफेंसिव और सेफर स्टॉक्स में लोगों को एंट्री करवानी चाहिए, तो एटलीस्ट टूटे नहीं, बढ़े नहीं तो घटना नीचे, पैसा नहीं लगना चाहिए फॉलोअर्स का, हमारे और व्यूअर्स। ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इस बीच बहुत तेजी से नीचे आए मार्केट वापस से, और अब 17,000 के करीब है निफ्टी, और बैंक निफ्टी पे 38,600 के आसपास है। 38 करीबन 38,800 को पार करके निकला। 38,850 तो मैंने देखा था स्क्रीन पे, 38,850, 875 तक आने के बाद वापस से जोर से नीचे भी आया। दोनों तरफ के ट्रेड हो रहे हैं, हालांकि डाउ फ्यूचर्स अभी मौजूद है। एक और स्टॉक है जो आज बड़ा मौजूद, जैन साहब आई डोंट नो आप ट्रैक करते हैं, अगर ट्रैक करते हैं तो बताएं, आईआरबी इंफ्रा भी आज बड़ा मजबूती के साथ 2% ऊपर ट्रेड करा है, सुबह से अच्छे मजबूत है, वॉल्यूम भी काफी। इनका रिसेंटली वो टोल कलेक्शन का अपडेट आया था, और बाकी जो तो अच्छे अपडेट आए थे, ग्रोथ अच्छी दिखा रहे थे, और मेरे ख्याल से वो प्रोमोटर्स के बदलाव के बाद वो बड़े ब्लैकस्टोन ने स्टेक खरीदी थी। हाँ, स्टेक खरीदी थी। तो हाल ही में मेरे ख्याल से कल ही देर शाम एक अपडेट भी आया था कि किसी एक और टोल कलेक्शन का नहीं, एक प्रोजेक्ट के लिए इन्हें वो मिल गया था, काम शुरू करने का सर्टिफिकेट मिल गया था। प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू करने के लिए सर्टिफिकेशन जो मिला, उसका असर आप आज स्टॉक में देख रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा, जिन साहब आपके ट्रैक पे है या फिर मैं टेक्निकल राय ले लूं? बिल्कुल था, जब अपना ये पारी की शुरुआत हुई थी जी बिजनेस पे, तो 2018 में मैंने सेल कॉल दिया था इसके ऊपर, और उस टाइम पे काफी इश्यूज थे कंपनी में डेट्स को लेकर और ये सब। बट इस बार अब जो आपने बोला कि एक प्रमोटर चेंज, और जिस तरीके से कंपनी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए फंडामेंटल्स को लेकर भी, और उससे भी बढ़िया बात है जो टोल कलेक्शन है वो तो चलिए, आईआरबी इनविट, जिसको हम लोगों ने इनविट्स के रूप में काफी निचले लेवल्स पे रेकमेंड किया था जब कोरोना का टाइम था और जब बंद था तब, और उसके बाद अब फास्टैग और ये सब डेवलपमेंट के बाद कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है। और ये कंपनी तो इसलिए मैं नहीं भूलता कि बॉम्बे टू पूना जो रास्ता है वो आईआरबी इंफ्रा का है, और जो मेरा ससुराल तक रास्ता जाता है कोटा तक, वो भी आईआरबी इंफ्रा ने बनाया। तो बेहतरीन कंपनी है, और मेरे हिसाब से स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। और मैं पहली बार चैनल पे आईआरबी इंफ्रा के ऊपर बाइंग कॉल दे। इस रास्ता जो बनाया है आईआरबी ने शादी के पहले बनाया था या बाद में? अच्छा, इसलिए अच्छी कंपनी है। हो गई थी, और ये जो टोल वाला जो सारा सिलसिला वो बाद में अच्छा हुआ बाद में बनाया, पहले बनाया होता तो जैन साहब इसी को भला बुरा कहते हैं शादी के लिए कि इन्होंने रास्ता बनाया है इसलिए मैं गया, नहीं बनाया होता तो नहीं जाता। तो चलिए, आईआरबी तो बच गया, रास्ता अच्छा होने की वजह से ज्यादा जाना हो गया। बढ़िया है। तो चलिए, ये है आईआरबी इंफ्रा। हाँ जरा, हाँ कुणाल जी, आपकी विशेष टिप्पणी भी और चार्ट्स पर राय भी। जी अनिल जी देखिए, ये जैन साहब और हमारे बंसल साहब अनिल जी दबाव बना रहे हैं। आज सवेरे बंसल जी कह रहे थे मैं सरगी वगैरह का बंदोबस्त कर रहा हूँ,
तो अनिल जी ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं अनिल जी, ये लोग रात में ओटीटी देखकर सोते हैं, लेट उठते हैं और फिर कहते हैं अनिल जी सरगी का बंदोबस्त कर रहा हूँ। उसी तरह से हमारे जैन साहब है अनिल जी, मतलब ससुराल जाने के हाईवे किसने बनाया अनिल जी, ये भी इनको पता है। तो अनिल जी इससे बहुत मानसिक दबाव क्रिएट होता है, तो अनिल जी इस पर आप रोक लगाएं तुरंत। जैन साहब के ससुराल जाने पर तो रोक लगा नहीं सकते हम। देखिए ये तो हमारे हाथ में है नहीं। हाँ, जो रोड है वहाँ पर थोड़े बहुत गड्ढे करवा दे, वो उतने ही हम कर सकते हैं। आइए बढ़ते आगे, और अब कल आने वाले हैं बजाज ऑटो के नतीजों का अनुमान बता रहे हैं कुशल बताइए। सर नंबर्स वाइज ओवरऑल अच्छे ही दिख रहे हैं, खासकर आय फ्रंट पर करीबन 21% की ग्रोथ के साथ 9,655 करोड़ पर रहने का अनुमान है। डेफिनेटली रियलाइजेशंस कंपनी की 14.5% बढ़ती हुई दिखेगी, इस वजह से कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिख सकता है। बट डोमेस्टिक फ्रंट पर कंपनी की अच्छे प्रदर्शन है, लेकिन एक्सपोर्ट फ्रंट वहाँ पर कमजोरी देखने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। यही नहीं, आप देखिए कंपनी की मार्जिन 16.2% से बढ़कर 16.4% सालाना आधार पर होती हुई दिख सकती है। तो मार्जिन फ्लैट से स्लाइटली पॉजिटिव रह सकते हैं, और कंपनी का मुनाफा देखिए तो करीबन 18-19% की ग्रोथ यहाँ पर भी रहने का अनुमान है। 1400 करोड़ का कुल मुनाफा कंपनी यहाँ पर दर्ज करती हुई दिख सकती है। बट डेफिनेटली यही देखना होगा कि आगे चलकर कंपनी की ईवी जो प्रोडक्ट लॉन्च है वो कैसी हैं, क्योंकि अभी तक उनका एक ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। तो आगे कंपनी को जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्ट्रैटेजी है वो क्या रहने वाली है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इन नंबर्स में। तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो। देखते हैं अपडेट्स तो ऑटो कंपनीज के दमदार रहे हैं, सेल्स भी दमदार रही हैं। अब नतीजे ये रहेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर, थोड़ा सुस्त आपको इस समय ये नतीजों से पहले दिख रहा है। ये बैन से बेनिफिट है, एक बार इसका भी अपडेट ले लिया जाए। आशीष हमारे साथ तैयार। इंडिया सीमेंट तो कल आ गया बैन से बाहर। आशीष आज क्या बदलाव हो सकता है? दीपांशु कोई बदलाव दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि डेल्टा कॉप 101% है, बाहर नहीं आएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी करीब 92% है। तो ये दोनों स्टॉक जो है बैन में बने हैं, कोई फ्रेश एंट्री भी नहीं होगी। लेकिन इंडिया सीमेंट शेयर्स में देखें तो पोजीशंस बढ़ रही हैं, करीब 94.66% हो गई, 95% के ऊपर नहीं गया। काफ़ी से देर से देख भी रहा हूँ, नई पोजीशन तेजी से बन नहीं रही है, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट 95% के आसपास आ गया तो स्टॉक के ऊपर नजर रखें। अभी रिफ्रेश किया तो 95.23% हो गया, आ सकता है, बॉर्डर पर है, अब जस्ट आया ये बॉर्डर पे। 95.23% है इंडिया सीमेंट। बाकी के दोनों स्टॉक जो है बैन में बने रहेंगे। ओके, बाकी दोनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे। नजर रखिए इंडिया सीमेंट पर। जय, कोई राय इस पर? एक दिन बैन से बाहर, दूसरे दिन वापस बैन में आने की पूरी संभावना? वेल ओवरऑल दीप, अगर आप देखें तो ये स्टॉक में रिसेंटली हायर लेवल से एक शार्प फॉल देखने मिला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं, जब तक ऑन दी अपसाइड आपको 250 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाता, देयर इज अ फेयर चांस कि ये स्टॉक में आपको फर्दर एक सेलिंग देखने मिल सकती है, एटलीस्ट टिल द लेवल्स ऑफ 220, 220 तक की जगह अभी भी नीचे बनी हुई है दीप। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स के साथ एक रिवर्सल हायर लेवल से देखने मिला है। तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट, वॉल्यूम्स के साथ इस पर गिरावट आई है। नजर रखेंगे, इस काउंटर पर वीकनेस दिखा रहा है। ऑटो काउंटर्स पर भी थोड़ी गिरावट आ रही है। एस्कॉर्ट्स, जरा एक बार श्रीकांत जी से इसके काउंटर पर राय ली जाए। श्रीकांत जी, जरा एस्कॉर्ट्स का चार्ट देखें सर, कोई व्यू इस पर 2000 के लेवल पर आ गया, काफी तेजी से आज फिसला है सर। बिल्कुल, तो दीपांशु मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर आ चुका है। 2140 2150 की एक अपवर्ड इसे एक अपवर्ड बैरियर बना हुआ है, और लोअर लेवल्स पर अगर आप देखें तो 1930 से लेकर 1950 के करीब इसमें काफी बढ़िया सपोर्ट है। मुझे लगता है कि अगर इसमें और गिरावट अगर बनती है तो बिल्कुल इसे खरीद के चले, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी एक बड़े ब्रेकआउट में आ चुका है और एक थ्रोबैक मोड में आ गया है। तो उसी लेवल्स को रिटेस्ट कर रहा है जो एक रेजिस्टेंस जैसे वर्क कर रहा था। तो मुझे लगता है कि 2000 से लेकर 1950 के रेंज में एक लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं विद अ पोजिशनल व्यू, विद अ व्यू ऑफ एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 2200 से लेकर 2250 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें।
ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स, इस पर रखिए नजर। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। थोड़ा मोमेंटम आज वैसे आपको फिसलते हुए दिखा है इस काउंटर पर, देखते हैं यहाँ से कैसी मूव आएगी। एस्कॉर्ट्स अभी तो थोड़ी कमजोरी के दिखाने के मूड में दिख ही रहा है। थोड़ी फ्रेश सेलिंग आपको आती हुई दिख रही है अंबुजा सीमेंट में भी, ये भी करीब 1.5% नीचे अभी अभी आया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी आपको फिसलते हुए दिखा है, इस पर भी रखिए नजर। पिरामल एंटरप्राइजेस में आज फिर से वीकनेस है, 800 के लेवल के करीब आने की कोशिश करते हुए दिख रहा है पिरामल एंटरप्राइजेस। ये भी एक और इंटरेस्टिंग चार्ट है। एक बार सुमित जी से पिरामल एंटरप्राइजेस पर राय लें। सुमित जी, बाकी NBFCs भी फिसल रही हैं, कल की रिकवरी के बाद आज वापस गिरते हुए दिख रहे हैं, 800 पर सपोर्ट लेगा पिरामल या नहीं? दीपांशु देखो, स्टॉक में तो कुछ दम अभी फिलहाल लग नहीं रहा है, एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए। 800 का लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक के अंदर अच्छी गिरावट और देखने को मिलेगी। तेजी स्टॉक के अंदर तब करनी चाहिए जब स्टॉक ऊपर में 825 830 के ऊपर सस्टेन करता है। 825 830 के ऊपर सस्टेन किया विद वॉल्यूम्स अगर मूव आया तो फिर स्टॉक के अंदर 50 से 70 रुपए का ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल एक बार वेट एंड वॉच करें, लॉन्ग अवॉइड करें। 800 का लेवल टूटा तो गिरावट और आएगी। ओके, तो ये है आपके लिए पिरामल एंटरप्राइजेस, और गिरावट आ सकती है। एकदम क्रूशियल सपोर्ट है 800 का, जहां पर ये काउंटर आ गया है। एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTSTT का। बताएं श्रीकांत जी। तो दीपांशु देखिए, वैसे IT कंपनीज में एक हमने रिकवरी देखी है। थोड़ा आज वैसे देखा जाए तो आज IT कंपनीज को लेके जाना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन कुछ एक स्टॉक काफी अच्छे फॉर्मेशन में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद IT स्टॉक्स में अच्छा एक मोमेंटम बन सकता है। तो करंट लेवल से कोफोर्ज को लॉन्ग करके चले। इसमें एक बढ़िया लॉन्ग टर्म पैटर्न तो काफी अच्छा बना है, डबल बॉटम बना है, और इसे वैलिडेट करने के लिए आने वाले दिनों में ये 4000 तक की रैली भी कर सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 3650 में लॉन्ग करके चले। कम से कम ये स्टॉक 3800 के लेवल्स दिखा सकता है, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 3600। तो 3600 का स्टॉप लॉस रखें, 3650 में लॉन्ग करें 3800 के टारगेट के लिए। ओके, तो टाइट स्टॉप लॉस है, अच्छे टारगेट हैं 3800 के। मिड कैप IT थोड़ा मूवमेंट दिखा सकता है, लार्ज कैप में थोड़ी सुस्ती बनी हुई है, बट मिड कैप IT एक्शन में आ रहा है। कोफोर्ज एक्टिव होने के फिर से आपको संकेत दे रहा है। ये श्रीकांत जी से चलते हैं श्री सीमेंट पर, क्योंकि इसके आने वाले नंबर्स कल। जानते हैं अरमान से क्या है बाजार का अनुमान। अरमान बताइए। जी देखिए, श्री सीमेंट में अगर आप आय में यहाँ पर आपको थोड़ा उछाल दिखेगा, क्योंकि जो इनका रियलाइजेशन है, जो रियलाइजेशन में आपको लगभग 5% की बढ़ोतरी दिखेगी। इसलिए आपको जो आय है वहाँ पर जो हमारा अनुमान है लगभग 18 से 19% की उसमें बढ़ोतरी आ सकती है। पर जो मेजर दिक्कत जो जनरली Q1 में भी थी पिछली बार, वो इस बार भी वही है कि जो इनकी वेरिएबल कॉस्ट या फ्रेट कॉस्ट ले लीजिए आप, जो वेरिएबल कॉस्ट है वहाँ पर आपको बढ़ोतरी दिखेगी। उसके कारण आपको मार्जिन्स में कटौती आती हुई दिखेगी। तो मार्जिन्स लगभग 28% से गिर कर लगभग 15% पर आने का अनुमान है। जैसा कि मैंने कहा, वॉल्यूम में आपको थोड़ी बढ़ोतरी दिखेगी, वॉल्यूम में आपको 10% की बढ़ोतरी दिखेगी। पर क्योंकि अगर आप देखेंगे रियलाइजेशन अगर सिर्फ 5% ही बढ़ रहे हैं और अगर वेरिएबल कॉस्ट आपकी लगभग 70 से 80% बढ़ रही है, तो इसके चलते आपका एबिटा जो मार्जिन और एबिटा पर टन जो एक इंडिकेटर होता है यहाँ पर, वहां पर आपको भारी कटौती होती हुई दिखेगी। तो आप एबिटा पर टन पर भी आप देखेंगे तो लगभग 1421 से घट कर सिर्फ 817 के आसपास आने का अनुमान है। तो ओवरऑल क्योंकि इस बार भी जो इनपुट कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, वहां पर वो अभी भी पीक पर है, Q2 में वहां पर पीक पर थी, इस कारण रियलाइजेशन कम बढ़ा है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा बढ़ी है, तो मार्जिन पर प्रभाव दिखेगा। वॉल्यूम ठीक ठाक रहेंगे। ओके, तो वॉल्यूम ठीक ठाक रहेंगे, ये अच्छी बात है। देखते हैं कैसे आते हैं। रियलाइजेशन का फिगर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एबिटा पर टन की परफॉर्मेंस रहेगी, क्या इनकी कोल और पावर कॉस्ट और बाकी जो फ्यूल फ्रेट कॉस्ट है वहाँ पर आपने कटौती देखी या नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। मार्जिन्स में हम वैसे तो कटौती का अनुमान करेंगे, YOY अभी भी इम्पैक्ट आपको दिख ही रहा है। आइए 3:20 हो गए, लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, हमारी रिकवरी तो सस्टेन नहीं कर पाई, हालांकि 17,000 और 38,650 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स पर निफ्टी बैंक निफ्टी पर है। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर है सर, वहां पर भी थोड़ा ऊपर से फिसले हैं, बट 150 पॉइंट ऊपर है, होल्ड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स 1/4% ऊपर है, यूरोप में आधे से 1/4% की तेजी है। कच्चा तेल और रुपया ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं इस समय के लिए, क्या करके जाना है सर? कुछ भी नहीं, फ्रेश तो नहीं करना है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है 16,800 का पुट खरीद कर रखें निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी 38,400 का, और शॉर्ट पोजीशन है तो 17,200 का पुट कॉल खरीद कर रखें निफ्टी में, और
39,000 का बैंक निफ्टी पे है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, हेज करके चलें। बड़ा मूव किसी भी तरफ आ सकता है, ज़्यादा संभावना थोड़ी ऊपर की तरफ की दिख रही है, लेकिन सिर्फ अगर दिक्कत अमेरिका की होती तो मैं आपको पक्के तौर पर ये कहता कि लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। ये जापान या ब्रिटेन, एक ब्रिटेन कम था जो जापान और लाइन में आ रहा है, अभी चिंताएं अब कितनी बड़ी होगी भगवान जाने, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि जापान के बॉन्ड मार्केट में थोड़ी ट्रेडिंग बंद की गई है। तो अब ये क्या, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तब उसके इफेक्ट कब कहाँ कैसे होते हैं वो पता नहीं चलता, इसलिए थोड़ा शांति बनाए रखें, ज़्यादा बढ़िया है। कल की कल देखी जाएगी। मैंने जो भी आपको कॉल्स दिए हैं प्रॉफिट बुक हो ही गया होगा, वैसे तीनों टारगेट हासिल हो गए, नहीं भी हो तो डे एंड पे ख़त्म करके जाएँ, सिंपल ख़त्म करके। हाँ 100%। और मतलब रहेंगे तो एक्शन में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, तो रहना जरूरी है। रहना जरूरी है। वैसे वो ट्रेंड बरकरार दिख रहा है सर, एक दिन डेज है, एक दिन डेज लो, एक दिन डेज है, एक दिन डेज वही है एक्चुअली, इसलिए बेटर है कि इतनी बड़ी इवेंट अच्छा आप सोचो डाउ फ्यूचर्स 140 ऊपर है और हम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा स्क्रीन पे। अब या तो फिर डाउ फ्यूचर्स गलत हो जाएंगे या हम गलत होंगे। या तो डाउ फ्यूचर गलत दिखा रहे हैं, आज पता चला रात को डाउ उतना बंद हुआ ही नहीं, नीचे बंद हो गया, या पता चला इन्फ्लेशन का नंबर। बट मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे, मुझे लगता है कि नंबर इन्फ्लेशन के राहत देने वाले होने चाहिए और उस हिसाब से हम ऊपर आ सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं ये तो नहीं है, रिस्क ज़्यादा है। देखो क्या होता है कि एक तो ये होता है कि अगर किसी को खुद का ट्रेड करना है तो उसको अपना डिसीजन खुद लेना है। हमारे लिए जिम्मेदारी ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे बोलने पे दूसरे लोग डिसीजन लेते हैं। Absolutely. और उस सिचुएशन में आपका पैसा बने ना लगे उसकी कोशिश हमारी ज़्यादा होती है। तो अगर आप बहुत रिस्क लेने वाले हैं और आपको लगता है मुझे तो करना ही करना है आज, तो फिर आपका लॉन्ग साइड पे ट्रेड होना चाहिए ऑप्शन के जरिए हेज करके, और नहीं करना है तो फिर ठीक है, बेटर है, बेस्ट है, कल सुबह देख लीजिए। ठीक है, चलिए कल सुबह देखेंगे क्या होगा। पोजीशन हल्की रखिए, रिस्क के हिसाब से ही अगर आप कैरी कर रहे हैं तो कैरी करें और हेज में जरूर मेंटेन रखें। बाय द वे राइट्स जिस पर अभी हम जैन साहब से बात कर रहे थे तब 5% ऊपर था, वहां से देखिए अब राइट्स में क्या हो गया, 11% का उछाल आपको राइट्स में आते हुए दिखा है। तो 5% पर जैन साहब से बात हुई थी, 11% ऊपर आपको अभी दिख रहा है, 387 के लेवल पर ये आ चुका है। और आज सुबह ही पालविया साहब ने 10 की कमाई में रेकमेंड किया था, तब 360 के लेवल पर था, 415 और 425 के टारगेट्स हैं। तो वो पालविया साहब के भी रिकमेंडेशन लेवल से 20-21 रुपए की आपको तेजी राइट्स में आती हुई दिख रही है। तो जबरदस्त उछाल आप इस काउंटर में देख रहे हैं। आज सुबह जो राइट्स पर रिकमेंडेशन भी आई थी पालविया साहब की तरफ से। रेलवे स्टॉक्स हमारा तो पूरा भरोसा है ही, लगातार हम कह भी रहे हैं, आप इस पर रखिए नजर, और ये आपको एक्शन में भी आ रहा है सर। तो ये है आपके लिए। और ये नतीजों का सीजन चल ही रहा है बिल्कुल। और रियल्टी के नंबर आने वाले हैं। अरमान तैयार है? आप तैयार, उससे पहले हमारे पास एक चीज़ और तैयार है, और वो तैयार है हमारे दर्शकों के लिए सवाल, किस को रिजल्ट एकदम अच्छे से समझ में आते हैं, देखते पता चल जाएगा ये रिजल्ट है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं, जरा मुझे ट्वीट करके बताइए। नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आज ट्वीट मत कीजिए, नहीं समझ में आता वो मत ट्वीट कीजिए, जिन्हें आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ में आता वो कल ट्वीट कीजिए। अब आप पूछेंगे कल क्यों? तो कल इसलिए है, कल सुबह 11 बजे आपको एक शो देखना है, और वो शो देखने के बाद आपको बताना है कि आपको रिजल्ट सीजन समझ में आता है कि नहीं आता है। तो रिजल्ट सीजन की जो शुरुआत हुई है, हमें काफ़ी दर्शकों ने जो कहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कल आपके लिए करने जा रहे हैं रिजल्ट्स की पाठशाला। कि हर कंपनी का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आप कैसे देखें, समझे, आय क्या होती है, मुनाफा क्या होता है, EBITDA क्या होता है, कामकाजी मुनाफा क्या होता है, वॉल्यूम ग्रोथ क्या होती है, NPA क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आपको समझा देंगे। ये अच्छा चीज़ लेकर है ना। तो उसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा ना आपको समझ, अच्छा कौन सा रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है, कौन सा YOY ईयर ऑन ईयर देखना है, ये सारी चीज़ें जो आपको रिजल्ट से जुड़ी हुई सारी बेसिक जानकारी जो आप सीखना समझना चाहते हैं, कल सुबह 11 बजे हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ये बढ़िया शो है सर, है ना, जरूरत भी है, काफी लोग ट्वीट करके पूछते हैं। तो अब आपको रिजल्ट के बाद किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी चीज़ है। तो ये हमने आपके लिए विशेष प्रयास किया है, पिछले 7 दिनों से हमारी टीम इस काम में लगी हुई है, काफ़ी डिटेल हमने निकाली की है, कल सुबह आपको मिल जाएगी। तब तक अरमान तैयार है ओबेरॉय रियल्टी के रिजल्ट बताने के लिए। अरमान बताइए। जी सर, इनके जो कंसोलिडेटेड आप YOY अगर आप नतीजे देखेंगे तो इस बार जो नतीजे हैं बढ़िया आते हुए दिखेंगे, जहां पे आय में लगभग 52% की ग्रोथ का अनुमान है। मार्जिन्स भी यहां पर, जैसे पिछली बार दिक्कत ये थी कि शायद मार्जिन्स में यहाँ पर दिक्कत थी, पर इस बार आपको मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा, 49.5% से बढ़कर लगभग 52% के आसपास आते हुए दिखेंगे। वहीं अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा लगभग 270 करोड़ से बढ़कर लगभग 421 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी का एक जो लग्जरी प्रोजेक्ट है
है 360 वेस्ट, वहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है। उसी के साथ साथ इनका जो प्री सेल्स का आंकड़ा है जो जनरली इस स्पेस में देखा जाता है तो 8,500 करोड़ का जो माना जा रहा है कि यहाँ पर ये प्री सेल्स का आंकड़ा आएगा इस बार Q2 में। उसी के साथ साथ ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ YOY नहीं QQ दोनों जगह के अगर आप देखेंगे तो ये बढ़कर, अगर आप YOY देखेंगे तो 3% की बढ़ोतरी, वहीं QQ अगर देखेंगे तो 12% की बढ़ोतरी। स्पेशली जब अगर मैनेजमेंट को ध्यान रखना है हमें कि मैनेजमेंट कहां पर बोल रहा है, तो उस पर स्पेसिफिकली जो इनका थाने का प्रोजेक्ट है वहां पर मैनेजमेंट क्या डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा है, किस तरह जो उनकी बुकिंग्स हो रही है, किस तरह वो प्रोग्रेस कर रहा है, वहां पर ध्यान रखना होगा। ओवरऑल अगर देखेंगे तो नतीजे बढ़िया रहने चाहिए। ओके, तो ओवरऑल नतीजे इसमें बढ़िया रह सकते हैं। रियल एस्टेट काउंटर्स ऑफ कोर्स जबरदस्त तेजी में रहे हैं, बट जबरदस्त तेजी में रहे हैं जैन साहब के स्टॉक्स। अनिल जी, आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, एक दो जैन साहब के काउंटर्स हैं जो रिसेंटली बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। इंडो अमाइंस आज सुबह 120-123 के आसपास जैन साहब रेकमेंड किया था, 145 का टारगेट था। मैं अभी अभी इस काउंटर को देख रहा था, आज का हाई सर 144.50 है। इसे टारगेट हिट माना जाए या नहीं जैन साहब? बिल्कुल मान लीजिए, मैंने अर्जी भेजी थी अनिल जी को कि टारगेट मान लिया जाए 50 में। जैन साहब मतलब वो बच्चे की जान लोगे, जो 4 महीने 6 महीने के टारगेट जैन साहब ने 4 घंटे भी नहीं लगाए, उसमें कितना बचा जैन साहब? 50 पैसे कितना दूर रहा? 50 पैसे 50 पैसा दूर अनिल जी, 10:20-25 मिनट पे हो गया था। इतनी जिम्मेदारी तो दीप की नहीं बनती है, 50 पैसा बढ़वाए या फिर अच्छा ना बढ़वाए तो कोई बात नहीं, कम से कम टारगेट को नीचे करवाए। क्यों जैन साहब? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मैं तो बोलो आप दीप को, मुझे क्यों बोल रहे हो? तेरा है दुरुस्त है, मार्केट बंद होने के पहले हो गया। आज तो गजब के स्टॉक्स चल रहे हैं, हालांकि मार्केट बहुत खराब है, बट फिर भी कुछ स्टॉक्स अगर चलते हैं, जैसे इकरा मैंने अभी परसों दिया था 10 की कमाई के तौर पे, और गजब वो भी चला, आज वो भी 4-5% चला। जैन साहब मुनाफा बुक कर लें या फिर क्या करना है, और अगर नहीं एंट्री मिली तो डिप? नहीं अनिल जी, होल्ड, दीपांशु जी होल्ड करना चाहिए स्टॉक, मुझे बढ़िया लग रहा है स्टॉक, अभी भी इन लेवल्स पे कोई बुराई नहीं। ओके, तो अगर है तो बने रहिए, कोई परेशानी नहीं है। इन लेवल्स पर भी अच्छा लग रहा है जैन साहब को ये काउंटर इस समय। और बैंक निफ्टी, इस पर भी रखिएगा नजर, थोड़ा ये फिसलते हुए भी आपको दिखाए। देखते हैं अब यहाँ से कैसे क्लोजिंग आपको दिखेगी। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और जबरदस्त एक्शन रहा बाजार में, उतार चढ़ाव मिला, दोनों तरफ के मौके मिले, बट एंड ऑफ ट्रेड सुस्ती के साथ, गिरावट के साथ ही आप बंद हो रहे हैं। करीब 100 पॉइंट का कट निफ्टी पर, 450 पॉइंट्स का कट बैंक निफ्टी पर। HCL टेक नतीजों के बाद अच्छी परफॉर्मेंस इसकी, जो सुबह बात भी हो रही थी कि नतीजे अच्छे हैं, गाइडेंस और भी अच्छी है, बाजार को पसंद आया, 3% ऊपर। सन फार्मा, कोल इंडिया, ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स, रेड्डीज, ग्रासिम, अदानी एंटरप्राइजेज और रिलायंस हल्की फुल्की खरीदारी इन काउंटर्स में आपको दिखी है, बट भारी गिरावट थी। विप्रो में 7% टूटा है, बाजार को ना ही नतीजे और ना ही गाइडेंस पसंद आई। अदानी पोर्ट्स में 2.5% की गिरावट थी। SBI लाइफ दोनों काउंटर्स फिसले हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक्स आपको गिरावट दिखाते हुए। इन्फोसिस, HUL जैसे दिग्गजों में भी आपने कमजोरी देखी। टाइटन, भारती एयरटेल, BPCL और पावर ग्रिड, ये काउंटर्स भी आज ट्रेड में फिसले हैं। वायदा कारोबार की तरफ आते हैं। नाल्को अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जो एल्यूमिनियम प्राइस में उछाल आया है। वेदांता में भी आपने अच्छी खरीदारी देखी। इसके साथ ही मैरिको सुबह से एक्टिव रहा। लॉरस लैब्स, आरती इंडस्ट्रीज, IGL, बाटा ग्रैन्यूल्स और इंटेलेक्ट डिजाइन, थोड़ा बहुत अच्छा एक्शन इसमें दिखा, बट सामने एस्कॉट्स, इस पर 4.5% की गिरावट। इंडियन होटल्स ब्रेकडाउन था आज। संवर्धना मदरसन, पीरामल एंटरप्राइजेस, हैवेल्स कल 3% उछलने के बाद आज 0.25% नीचे। मनापुरम, LT फाइनेंस और IDFC फर्स्ट, ये भी काउंटर्स फिसले हैं। तो एंड ऑफ ट्रेड अनिल जी 17,000 तो होल्ड कर दिया। आई थिंक लगातार तीसरे या चौथे दिन है जो ये 17,000 के इर्द गिर्द ही 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे की आपको क्लोजिंग मिल रही है निफ्टी पर। और क्लोजिंग बेसिस पे हमारा स्टॉप 38,600 का नई ट्रिगर हुआ, वहीं पे आ चुका है। लेकिन जो कल हम करने जा रहे हैं रिजल्ट्स की पार्ट दीप, उसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्स। हाँ, एक CA है मीत सचदे, यस सर, उन्होंने लिखा कि सर मैं 12 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आपको देखे लेकिन फिर भी रिजल्ट पूरा देखना नहीं आता, कल पाठशाला देखूंगा। कमल कुमार साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। प्रदीप यादव साहब बोले इसकी तो हमें सख्त जरूरत है। और तस्विंदर सैनी साहब, डॉक्टर राज मेहता, डॉक्टर साहब भी देखते पाठशाला, है ना, पहले भी ट्वीट कर चुके हैं डॉक्टर साहब, उनको बड़ा मजा आता है। डॉक्टर राज मेहता ही है, और भी बाकी बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो बड़े उत्साहित हैं कल की रिजल्ट की पाठशाला। कल सुबह 11 बजे देखिएगा जरूर। अमित परमार साहब ने भी अभी मैसेज किया कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट की पाठशाला। तो आपको जो भी पाठशाला में इंटरेस्ट है, आप मुझे DM जानते हैं, डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट मैसेज में ट्विटर में वो होता है अलग,
डीएम खुले हैं। लेटर जैसा ना, एनवेलप जैसा एक निशान बना होता है, उसमें आप जाके मैसेज लिख दीजिए, मेरे पास मैसेज पहुंच जाएगा, फिर मेरी टीम देख लेगी। वो जैसा वो केबीसी का होता है, हमारी फोन लाइंस खुली हैं। हाँ वैसे ही। हाँ, वैसे तो इस पे भी देखेंगे, इसमें क्या होता है टाइमलाइन पे बहुत सारे आते हैं, मिस हो जाता है। इसलिए अगर आपका ये सजेशन है तो प्लीज आप मुझे भेज दीजिएगा। और भी कोई चीज़ की ऐसी आपको लगता है कि ये पाठशाला हमें जानने समझने की जरूरत है, प्लीज बताइएगा जरूर। हर बार की तरह इस बार भी गुरुवार 3:30 बजे हमारे सारे एक्सपर्ट्स की नजरें होती है टीवी स्क्रीन पर। ये वो वक्त होता है जब सब रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, और मैं हूं क्यों ना होने नहीं देता। समझ तो गए होंगे आप। आ रही है बात दुनिया की आज की विशेष स्टोरीज जो आप देखेंगे। ब्रिटेन की संसद में कैसे आया ज़ॉम्बी? तानाशाह किम जोंग क्यों बना किसान? मैक्सिको के समुद्र में पानी वाला दैत्य। अमेरिका के कद्दू प्रेम की कहानी। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। हमारे एक्सपर्ट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने आज 4 ही स्टोरी आपको बताई। तो क्या फिर 7-8 होती तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली वाली जब तक याद रखते, 8वीं वाली आती तब तक भूल जाते। तो हमने 4 बताई। एक तो ज़ॉम्बी, ये आपके वो ज़ॉम्बे जैन साहब क्या बजाते हैं? जेम्बे उसी के खानदान का है। ज़ॉम्बी जेम्बे कुछ नहीं जेम्बे बहुत ही पास और बहुत बढ़िया मेरा प्यारा। ज़ॉम्बी का क्या था? क्या ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कैसे पहुंचा ज़ॉम्बी? कैसे पहुंचा ज़ॉम्बी? ओके, और किसान बनेंगे कि वो अपने ये जोरदार न्यूज़ है। ओके, और पानी का दैत्य और कद्दू। हाँ, कद्दू अमेरिका में कद्दू। जी बताएं कुणाल जी, आपकी पसंद की स्टोरी। अनिल जी देखिए, मुझे तो ये जो आपने अभी ज़ॉम्बी वाली कहानी बताई, अनिल जी देखिए संसद में ज़ॉम्बी पहुंच गया। ज़ॉम्बी अनिल जी वो जो उस तरह के बहुत ही डरावने से प्राणी होते हैं, फिक्शनल प्राणी होते हैं। तो अनिल जी इस तरह से कैसे हुआ अनिल जी, ये जानने में मेरी बड़ी जिज्ञासा है। और अनिल जी वैसे तो संसद में ज़ॉम्बी आते जाते रहते हैं, लेकिन पहली बार ये न्यूज़ में आ रहा है, तो अनिल जी देखना होगा ये। अच्छा, जो आदमी मर के जिंदा हो जाता है उसको ज़ॉम्बी कहते हैं? नहीं, हाँ, वो फिर वो मारना मुश्किल हो जाता है, वो आप खुद भी कर लो, वो कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। ओके, बाकी की जी बंसल जी। अनिल जी ज़ॉम्बी से सबसे ज्यादा डर लगता है अगर आप देखें तो कोविड आने से पहले अनिल जी ऐसी मूवीज थी कि ऐसा वायरस आया, लोग घरों में बंद हो गए। अनिल जी घरों में तो हम बंद हो गए, सेफ हो गए थे। अब ये ज़ॉम्बी की अनिल जी इस तरीके से आप दिखा रहे थे, उसको देखेंगे कल को ज़ॉम्बी आ गया तो अनिल जी घरों में भी सेफ नहीं है। तो इससे बचाया अनिल जी ज़ॉम्बी से। वैसा मैं तो अब तक जानता ही नहीं था, इसलिए डर भी नहीं लग रगा था। मुझे आज ही पता चला ऐसा भी कुछ होता है। रैमजे ब्रदर्स की मूवी में मैं देखता मेरे को हंसी बहुत आती थी। उन्होंने देखते वो आके ना वो डराते ना ऐसे, वो लगा कि मुझे डर नहीं लगता, हंसी आ जाती थी। तो जो आसपास में बैठ के देख रहे हैं वो बड़े परेशान होते, दुखी होते मेरे दोस्त कॉलेज वाले। बोले तेरे को डर नहीं लगता, तुम मत देख, हमारा मजा बिगाड़। अच्छा, डरने का भी एक अलग रोमांच है लोगों को। बिल्कुल सर, हाँ, डरने में बड़ा मजा आता है लोगों को। ज़ॉम्बी देखो हमारे सुमित जी तो बिना पिक्चर देखे डर रहे हैं। सुमित जी स्क्रीन पे देख ही नहीं साला ज़ॉम्बी वॉम्बी देख के डर लगेगा, ज्यादा बढ़िया। सुमित जी आपके लिए वो किसान वाली है जो किम जोंग योंग वो किसान खेती कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, वो जरूर आप देखिएगा। आइए बढ़ते आगे। आज वर्ल्ड साइट डे है, इसलिए आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आंखों की। 24 घंटे की दिनचर्या देखें तो सबसे कम आराम हमारी आंखों को मिलता है सिर्फ सोते समय। ऐसे में सवाल ये कि क्या हम अपनी आंखों का पर्याप्त ख्याल रख रहे हैं? एक उम्र के बाद आंखों का कमज़ोर होना लाजमी है, लेकिन हम तो छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके भी चश्मों का नंबर बड़ा बड़ा, ऐसा मतलब मोटे मोटे ग्लास इतने बड़े होने लगे। ऐसे में आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों समय से पहले हमारी आंखें जवाब दे रही है और कैसे हम अपनी और बच्चों की आंखों को बचा सकते हैं। इनमें हमारा साथ देंगे। और आज की जो हमारी स्टोरी है, आंखों की बीमारियां साफ हों। आंखों की गुस्सा क्या उसी पे क्या? कौन सी पिक्चर? सलमान खान, अजय देवगन। हाँ,
वो थी ना पिक्चर सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय की, आंखों की गुस्ताखियां माफ, संजय लीला, हाँ संजय लीला भंसाली, नाम कैसे याद नहीं आ रहा, हम दिल दे चुके थे। हाँ, तो आंखों की नहीं बीमारियां साफ हो। कोई फिल्म प्रेमी है जो इतना लिख रहा है ना। हाँ 100%। चलो, तो ये है आज की विशेष पेशकश, और हमारा साथ देंगे डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन और डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट, डॉक्टर नम्रता शर्मा, नेत्र विशेषज्ञ एम्स की हैं वो, और डॉक्टर संजीव गुप्ता साहब, वरिष्ठ नेत्र सर्जन आई केयर सेंटर के। आइए, अगला हमारा प्रोग्राम त्योहार पर ऑफर की है भरमार, नो कॉस्ट EMI, कैशबैक, डिस्काउंट, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये लुभावने वाले ऑफर वाकई में सही होते हैं या ऐसे ही? क्योंकि वो आता है ना स्ट्रिक्ट कंडीशन अप्लाई। आज हम बताएंगे कैसे आप सही ऑफर को पहचानें जिससे कि आपको फालतू में खर्चे करने का शिकार ना हो और वाकई में आपको डिस्काउंट मिले। ऑफर पर खरीदारी क्या है समझदारी, हमें समझाएंगे लोन टैप के CEO सत्यम कुमार और फिनकार्ट के CEO तनवीर आलम साहब। आज मनी गुरु में ये देखिएगा। और रात 8 बजे रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया तंग आ चुकी है, लेकिन अफसोस है कि शांति की जगह इस युद्ध में नए कन्फ्यूजन हो रहे हैं। पहले परमाणु हमले की बात हुई जिसमें पुतिन ने पूरी दुनिया को धमकी दी। आखिर क्यों पुतिन ने फिर से छेड़ा है विश्व युद्ध का राग? नेटो की बैठक में क्या बात हुई है और दुनिया आगे किस तरफ बढ़ रही है, इसका पूरा 360 डिग्री विश्लेषण होगा। पुतिन की ललकार होगा अब वर्ल्ड वार, यह आपका आज का सवाल है प्राइम टाइम बुलेटिन का। और बंसल जी के अलावा बाकी सब लोग जवाब दें, क्योंकि बंसल जी का तो अभी 3-4 दिन पहले बताया था ना बंसल जी ने कि उनके यहाँ आशु जी गए थे और उनकी माता जी ने खाना वाना खिलाया था। लेकिन उनके अलावा आपने आखिरी बार कब अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाया था? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि परिवार के साथ बैठकर खाने से आपका तनाव होता है कम। हाँ सच्ची में, और सेहत बेहतर रहती है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि अमेरिका में भी एक स्टडी में सामने आया है। बताएंगे आपको कि क्या है साथ बैठकर खाने के फायदे, पूरी डिटेल। स्ट्रेस भगाना है, साथ में खाना है। शाम 8 बजे की हमारी एक और कवर स्टोरी। कौन कौन है जो अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाता है? ऑलमोस्ट, मतलब हर रोज ना भी हो पाए तो मैक्सिमम वीकेंड्स पे होता है। ओके, हिमांशु जी, क्या बात है हिमांशु जी। जय, आप तो रहने दो, आपको परिवार, आपका तो कोई भी रहो, आपको खाना है तो आप तो कोई भी साथ में रहो। जय तो हमारे खाने के इतने शौकीन, उनको क्या सुमित जी साथ होंगे तो नहीं खाओगे आप? तो जय का तो हमारा इम्प्लाइड है। देखो बाकी लोग, अच्छी बात है, हमारे सारे पैनलिस्ट फैमिली के साथ समय बिताते हैं और परिवार के साथ खाना खाना आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी अच्छा है। और कुछ चाहिए भी तो भी तुरंत मिल जाता है, साथ में खा रहे हैं तो अलग से खा रहे हो तो क्यों जैन साहब जो है वो खा लो, रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा भी लगता है इनफैक्ट, और ज्यादा खाने में आ जाता है कई बार अनिल जी। हाँ ये बात सही है, साथ में खाओ ज्यादा खाने में, ज्यादा खाने में 100%। ये बहुत प्रॉब्लम है सबसे बढ़िया। अच्छा, हाँ तो दिवाली वाली पे जब हम फैमिली तो ये बहुत ज्यादा खाने वाली, ये बात सही है। नहीं तो क्या हो, सीजन आ रहा है, खाना खाना रखा है ले लेना, खा लेना। उसमें फिर क्या है, ठीक है कौन ले कितना खाए, लेकिन साथ में ये बड़ी दिक्कत है। चलिए एनीवे, फाइनली आज गुरुवार की हुई समाप्ति और कल बड़ा दिन होगा क्योंकि हाँ वीकेंड सेशन भी है, फ्राइडे भी है, फिर आपके आज अमेरिका में जो होना है कांड वो भी हो जाएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। राकेश जी, कुणाल जी, जैन साहब, सुमित जी, साथ ही हमारे जय ठक्कर साहब, हिमांशु जी और श्रीकांत चौहान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए।